एक 18 साल की लड़की ने 90 साल के एक अरबपति से शादी कर ली। 30 दिन बाद उसे एक ऐसा भयानक सच पता चला जिससे उसके होश उड़ गए। धनबाद शहर के बीचों बीच, जहां कोयले की धूल के गुबार में दिन रात बड़े बड़े ट्रक गरजते रहते हैं, लोगों के बीच एक अजीब शादी की कानाफूसी चल रही थी। एक बूढ़ा आदमी जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर था, जिसकी उम्र 90 को छू रही थी, एक ऐसी लड़की से शादी करने वाला था जो अभी अभी 18 साल की हुई थी। लोग कहते थे कि उस लड़की का नाम आनिया है, जो माया की इकलौती बेटी है। एक विधवा औरत जो साल भर लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलकर और कबाड़ बीनकर अपना गुजारा करती थी। आन्या एक सीधी साधी, पढ़ाई में होशियार और अंतर्मुखी लड़की थी, जिसने कभी शहर से बाहर कदम नहीं रखा था। उसका सपना था कि वो कॉलेज में दाखिला लेगी, दूर जाकर नौकरी करेगी और अपनी मां को इस गरीबी से निकालेगी। लेकिन गरीबी ने उसके इस सपने को बिना किसी चेतावनी के कुचल दिया। सब कुछ एक उदास, बारिश वाली शाम को शुरू हुआ। माया घर लौटी। उसके हाथ में एक मोटा लिफाफा था और आंखों में खुशी और चिंता की मिली-जुली चमक थी। वो चारपाई पर धम से बैठ गई, खामोशी से अपनी बेटी को देखती रही और फिर रुंधे हुए गले से बोली, कोई तुमसे शादी करना चाहता है। उन्होंने मां का सारा कर्ज चुकाने का वादा किया है और तुम्हें एक रानी की तरह रखने का वचन दिया है। आन्या सन्न रह गई। माया ने उस आदमी की पहचान साफ साफ नहीं बताई, बस इतना इशारा किया कि वो बहुत अमीर है, बहुत ताकतवर है और उसकी उम्र बहुत बहुत ज्यादा है। आन्या रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन कर नहीं सकी। जिस घर में वे रह रहे थे, बैंक ने उसे जब्त करने का नोटिस भेज दिया था। उसकी मां चुपके से कीमोथेरेपी की दवाइयां छिपा रही थी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। एक हफ्ते बाद आन्या ने सफेद शादी का जोड़ा पहना और एक ऐसे बूढ़े आदमी के बगल में खड़ी हो गई जिसके बाल सफेद थे, त्वचा पर झुर्रियां थीं और आंखों में ठंडे स्टील जैसी पैनी चमक थी। लोग उसे दया और खौफ की मिली-जुली नजरों से देख रहे थे। न कोई संगीत था, न दोस्त, न कोई मुस्कुराहट, बस पीठ पीछे होती धीमी फुसफुसाहटें थीं। लेकिन शादी के ठीक 30 दिन बाद आन्या को एक भयानक सच का पता चलने वाला था। एक ऐसा राज जिसे अगर वो पहले जान लेती तो शायद उस आदमी की पत्नी बनने के बजाय मौत को गले लगा लेती। उस रात धनबाद में ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही थी मानो आसमान मातम मना रहा हो। मसूरी की पहाड़ियों पर बने उस आलीशान बंगले में बत्तियां तो जल रही थीं, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। शादी खत्म हो चुकी थी। न हंसी न संगीत, बस लंबे सुनसान गलियारे में आनिया के भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। वो अभी अभी एक महंगी कार से उतरी थी। उसके पैर बारिश में भीगे भारी शादी के जोड़े की वजह से कांप रहे थे और उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। उसके बगल में खड़ा आदमी विक्रम सिंह राठौर, जो झारखंड की कई पत्थर की खदानों और होटलों का मालिक था और अब 90 साल का हो चुका था, अभी भी बर्फ की चट्टान जैसा ठंडा चेहरा लिए हुए था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे आगे चलने लगा ताकि वो खुद उसके पीछे आए। जिस कमरे को सुहागरात का कमरा कहा जा रहा था, वो तीसरी मंजिल पर था। बहुत बड़ा और हर चीज से लैस, लेकिन अविश्वसनीय रूप से ठंडा था। वहां न ताजे फूल थे, न मोमबत्तियां, न ही कोई मीठा गीत बज रहा था जैसा आन्या ने कभी सपनों में सोचा था। आज से तुम यहीं रहोगी, मिस्टर राठौर ने अपनी खुरदरी आवाज में कहा और उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में जांच पड़ताल का भाव छिपा नहीं था। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस कहना मानना सीखो। आनिया ने सिर हिलाया, शांत रहने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नसें तन रही थीं। उसे नहीं पता था कि उस दरवाजे के पीछे उसका क्या इंतजार कर रहा है। बस इतना पता था कि उस पल से वो 18 साल की आनिया नहीं रही। वो एक ऐसे आदमी की जवान पत्नी बन गई थी जिसे इलाके के लोग सिर्फ 2 शब्दों से बुलाने की हिम्मत करते थे, मालिक। उस रात वो सो नहीं पाई। वो बिस्तर के एक कोने में सिकुड़ी बैठी रही, बाहर खिड़की के दरारों से सीटी बजाती हवा की आवाज सुनती रही, बाथरूम में उसके कदमों की सूखी आवाज सुनती रही।
हर आवाज उसके कानों में चुभ रही थी, हर गुजरता पल अंतहीन लग रहा था। जब मिस्टर राठौर बाहर निकला तो उसने काले रेशम का नाइट गाउन पहन रखा था। उसकी नजर जब आन्या पर पड़ी तो वो अनजाने में ही सिकुड़ गई। क्या तुम्हें लगता है मैंने तुमसे सिर्फ देखने के लिए शादी की है? उसकी आवाज गहरी हो गई, जिसमें थोड़ा मजाक का पुट था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है आन्या, लेकिन मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हें वो बना दूं जो तुम कभी थी ही नहीं। उसने अपनी सांस रोक ली, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने कुछ नहीं किया। वो बस एक कुर्सी पर बैठ गया, एक सिगार सुलगाया और उसे सिर से पांव तक ऐसे देखने लगा जैसे किसी बिकाऊ चीज का मूल्यांकन कर रहा हो। 30 दिन बाद तुम समझ जाओगी कि तुम्हें क्यों चुना गया है। आन्या ने सिर उठाया। उसका दिल अचानक धड़क उठा। 30 दिन, ये वाक्य एक बुरे शगुन की तरह लगा। अपनी सुहागरात की रात से आन्या उस हजारों वर्ग मीटर के विशाल बंगले में एक परछाई की तरह रहने लगी, जो किसी कब्रिस्तान की तरह सुनसान था। उसे बिना इजाजत घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। उसके पास कोई फोन नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ वो अकेली थी। ठंडी दीवारें और 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे जो हर छत के कोने में चालाकी से लगाए गए थे। विक्रम सिंह राठौर उससे ज्यादा बात नहीं करता था, और जब भी वो सामने आता आन्या का दम घुटने लगता था। उसने कभी उसे शारीरिक रूप से छुआ नहीं, न ही कोई भावना व्यक्त की। इस बात ने उसे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। वो बूढ़ा शक्तिशाली आदमी दुनिया से ऐसे अलग थलग रहता था जैसे कोई भयानक चीज छिपा रहा हो। तीसरे दिन आन्या ने घर में अजीब बातें नोटिस करना शुरू कर दिया। हर रात ठीक 2 बजे के आसपास बेसमेंट की ओर जाने वाले गलियारे के अंत से, जहां उसे जाने की सख्त मनाही थी, हमेशा अजीब आवाजें आती थीं। कदमों की आवाज, लोहे को घसीटने की आवाज, कभी कभी गले में ही घुट जाने वाली चीखें। लेकिन जब उसने नौकरानी से पूछा तो वे बस सिर झुकाकर चुप हो जाते। उसकी आंखों से ऐसे बचते जैसे उन्हें सब कुछ नकारने के लिए प्रोग्राम किया गया हो। एक बार आनिया ने एक बूढ़ी नौकरानी को लिविंग रूम के बीच में रखी वेदी के सामने प्रार्थना करते हुए देखा। अजीब बात यह थी कि वेदी पर कोई तस्वीर नहीं थी, न अगरबत्ती, न धुआं, बस एक छोटा बंद लकड़ी का बक्सा था और उस पर एक काला कपड़ा ढका हुआ था। आप किसकी पूजा कर रही हैं? आन्या ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। बूढ़ी औरत चौंक गई, घबराकर इधर उधर देखा और फिर सिर हिलाते हुए फुसफुसाई, बेटी मत पूछो, तुम्हें नहीं जानना चाहिए। ज्यादा जानने वाले ज्यादा दिन नहीं जीते। आन्या कांप गई। 5वें दिन मिस्टर राठौर ये कहकर पूरा दिन घर से बाहर रहा कि वो पार्टनर से मिलने जा रहा है। उसने मौके का फायदा उठाकर बंगले का चक्कर लगाया। जब वो बेसमेंट की ओर जाने वाले दरवाजे पर पहुंची तो उसने पाया कि उस पर एक अजीब नंबर वाला ताला लगा हुआ है। ताले के बगल में एक छोटा सा कागज चिपका था, जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, इसे मत खोलो। उस रात जब मिस्टर राठौर लौटा तो वो उसके सामने बैठकर रात का खाना खा रहा था। उसकी आंखें सीधे आन्या को देख रही थीं। आवाज शांत थी। क्या तुम बेसमेंट में गई थी? आन्या चौंक गई। चम्मच लगभग उसके हाथ से गिर गया था। उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। अच्छा है, क्योंकि एक बार वहां नीचे जाने के बाद कोई भी सही सलामत वापस नहीं आता। ये वाक्य आन्या के दिल में एक कील की तरह चुभ गया। उसे एहसास हो गया कि ये घर एक काला सच छिपा रहा है, और मिस्टर राठौर, जिसे वो अपना पति कहती थी, शायद उन सभी भयानक रहस्यों का केंद्र था। आन्या बेसमेंट से आने वाली आवाजों से परेशान रहने लगी। हर रात उसे धातु के घिसटने की, टूटी फूटी कराहने की और कभी कभी दीवारों से टकराने जैसी आवाजें सुनाई देती थीं। ये चीजें सिर्फ हवा की गूंज या ड्रेनेज सिस्टम की आवाजें नहीं हो सकती थीं। उसे यकीन था कि जमीन के नीचे कुछ या कोई कैद है। उसके अंदर डर का एहसास बढ़ता जा रहा था। साथ ही एक ऐसी जिज्ञासा भी थी जिसे वो दबा नहीं पा रही थी। उसने सवाल करना शुरू कर दिया कि उसे वहां नीचे जाने से पूरी तरह क्यों रोका गया है, और इतने बड़े बंगले में मिस्टर राठौर का कोई रिश्तेदार या दोस्त क्यों नहीं आता जाता।
कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टनर नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, सिर्फ वो। कुछ खामोश नौकर और आनिया। एक दोपहर जब बारिश हो रही थी और नौकर चाकर पीछे के आंगन की सफाई में लगे थे, आनिया चुपके से बेसमेंट के दरवाजे पर वापस आ गई। उसने गौर किया था कि हर बार जब मिस्टर राठौर ताला खोलता था तो वो 3 बार बाईं ओर और फिर 2 बार दाईं ओर घुमाता था। पिछली रात उसने चुपके से हर हरकत, ताले से आने वाली हर हल्की टिक की आवाज को याद कर लिया था और आज उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। ताले से एक क्लिक की आवाज आई, लोहे का दरवाजा खोल गया। बेसमेंट स्याही की तरह ठंडा और काला था। सीलन और जंग लगे लोहे की मिलीजुली गंध उसके चेहरे से टकराई, जिससे उसका दम घुटने लगा। उसने अपने नाइट गाउन में छिपाया हुआ पुराना फोन निकाला, टॉर्च जलाई। कांपती हुई रोशनी ग्रे कंक्रीट की दीवारों और मोटे मखमली पर्दों पर पड़ी जो वेंटिलेशन खिड़कियों को ढके हुए थे। आन्या धीरे धीरे लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरी जो चरमरा रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि वो क्या ढूंढ रही है, लेकिन उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि सच यही नीचे है। और फिर वो रुक गई। बेसमेंट के गलियारे के आखिर में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिसके बगल में एक छोटी सी तख्ती पर खुदा हुआ था, मनोरंजन कक्ष। मालिक की अनुमति के बिना प्रवेश वर्जित। उसने गहरी सांस ली, कांपते हुए हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखे। दरवाजा थोड़ा सा खुला, कब्जों से चरमराने की आवाज आई। अंदर का नजारा उसकी कल्पना के बिल्कुल विपरीत था। अंधेरा नहीं, खूनी नहीं, बल्कि सुनहरी रोशनी से जगमगाता एक कमरा था, जिसमें कांच के केसों में दर्जनों युवतियों के चित्र सजे थे। हर चित्र के नीचे नाम और तारीख लिखी थी। वो सन्न रह गई। कमरे की आखिरी दीवार के पास एक लंबी मेज थी, जिस पर लाल मखमली कपड़ा बिछा था। उस पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर रखी थी, जिसमें एक जवान लड़की थी जो अजीब तरह से आन्या जैसी दिखती थी। फ्रेम के नीचे लिखा था, अंजलि हमेशा 18 की। वो पीछे हटी, उसका सिर चक्कर आ रहा था। ये क्या बकवास हो रही है? तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। मिस्टर राठौर की आवाज ठीक उसके पीछे से आई, जैसे कोई चाकू दिल में चुभ गया हो। आन्या झटके से मुड़ी। बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा था। न गुस्सा न हैरानी, बस उसकी आंखें खाली थीं। अंजलि कौन है? उसने कांपते हुए पूछा, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। मिस्टर राठौर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे अंदर आया। पीली रोशनी उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वो मेरी पत्नी थी, तुम्हारी तरह ही 18 साल की, लेकिन वो 72 साल पहले मर गई। आन्या का दिल जैसे रुक गया। और कांच के केसों में ये लड़कियां, ये भी आपकी पत्नियां थीं? उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं, जैसे किसी दूसरी दुनिया में खो गई हों। वे सब सुंदर थीं, वे सब उसकी तरह दिखती थीं, लेकिन कोई भी बिल्कुल उसकी तरह नहीं थी। आन्या घबराकर पीछे हटी। उसे अब कोई शक नहीं था। ये कोई शादी नहीं थी, ये एक बीमार अनुष्ठान था, और वो अगली थी। आन्या पीछे हटी। उसके पैर कमजोर पड़ गए। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। कांच के केसों में बंद चित्र, वे खूबसूरत जवान लड़कियां जो हमेशा के लिए 18 साल की रह गईं, अब कलाकृतियां नहीं थीं। वे एक पागलपन भरे अनुष्ठान थे, एक भयानक चेतावनी जिसे समझने में उसे बहुत देर हो गई थी। मिस्टर राठौर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी को कोई कीमती रत्न मिल गया हो। क्या तुम जानती हो कि मैं इतनी उम्र तक किस लिए जिया हूं? आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी पोशाक का पल्लू कसकर पकड़ लिया, जैसे अपने बचे खुचे होश को संभालने की कोशिश कर रही हो। मिस्टर राठौर बोलता रहा। उसकी आवाज एक जैसी थी, जैसे कोई विकृत परिकथा सुना रहा हो। इनमें से हर एक मेरे जीवन को थामने का एक जरिया थी। हर साल एक लड़की, एक अनुष्ठान, और मुझे कुछ और साल की जिंदगी मिल जाती थी। आन्या का मुंह खोला रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने खड़ा आदमी सिर्फ एक अरबपति नहीं था,
बल्कि एक शरीफ आदमी के भेष में एक हत्यारा था जो मौत को धोखा देने के लिए अंधेरे में शैतानी अनुष्ठान करता था। वो आखिरी टुकड़ा थी, वो जो अंजलि से इतनी मिलती थी कि उसे सजाने संवारने की भी जरूरत नहीं थी। वो एकदम सही अवतार थी, परम बली। मिस्टर राठौर आगे बढ़ा। आनिया मुड़कर भागने लगी, लेकिन जैसे ही उसके पैर सीढ़ियों पर पड़े, पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब गया। बत्तियां बुझ गईं। लोहे का दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हुआ, जिसकी आवाज ताबूत का ढक्कन बंद होने जैसी गूंजी। घने अंधेरे में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो मिस्टर राठौर की नहीं थी, किसी और की थी। तुम्हें उनकी तरह नहीं मरना है। आन्या जम सी गई। वो आवाज एक भूतिया हवा के झोंके की तरह ठंडी थी जो उसकी गर्दन से गुजरी, लेकिन उसमें एक ऐसा दुख और दबा हुआ गुस्सा था जिसे बयान नहीं किया जा सकता था। वो हांफने लगी। उसका सिर घूम रहा था। कमरे में धुंधली परछाइयां दिखने लगीं। हां, कांच के केसों वाली लड़कियां। एक एक करके वे कांच से ऐसे बाहर निकलीं जैसे हकीकत को चीर रही हों। उनकी आंखें निर्जीव रूप से खुली थीं, लेकिन आंसुओं से भरी थीं। उनके शरीर में जान नहीं थी, लेकिन उनसे दशकों से जमा हुई दर्दनाक ऊर्जा निकल रही थी। तुम्हें बचना होगा, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। आन्या कांपते हुए पीछे दीवार से सट गई। वो इतनी घबरा गई थी कि उसका दम घुट रहा था। उसके हाथ में कुछ नहीं था, दिमाग चकरा रहा था। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में एक पेपर कटर है जो उसने आत्मरक्षा के लिए छिपाया था। उसने उसे निकाला। चाकू की चांदी जैसी धार पर चांद की धुंधली रोशनी चमकी, जो एकमात्र खुली हवा की दरार से आ रही थी। मिस्टर राठौर फिर से प्रकट हुआ। इस बार वो दयालु नहीं लग रहा था। उसका चेहरा एक शैतानी मुस्कान से सिकुड़कर विकृत हो गया था। उसकी उभरी हुई आंखें पागलपन से चमक रही थीं। तुम भाग नहीं सकती। आन्या, अनुष्ठान आज रात ही पूरा होगा। वो पीछे हटी और फिर अचानक आत्मरक्षा की एक सहज प्रतिक्रिया में चाकू लहराते हुए उस पर झपटी। खून बहा, लेकिन मिस्टर राठौर का नहीं, बल्कि उसके अपने हाथ से, जब उसने उसका हाथ पकड़कर कसकर दबा दिया। ताकत बर्बाद मत करो। बच्चे, तुमसे पहले वालों ने भी कोशिश की थी, सब नाकाम रहीं। आन्या ने दांत भींचकर उसे घूरा। लेकिन मैं वो नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए। अचानक बेसमेंट का दरवाजा जोर से खुला। चकाचौंध रोशनी अंदर भर गई। सायरन की आवाज, भारी कदमों की गड़गड़ाहट। पुलिस बल एक तूफान की तरह अंदर घुस आया। हिलो मत, लड़की को छोड़ दो। एक नौजवान आदमी सबसे पहले नीचे दौड़ा, जोर से चिल्लाया। वो रोहन था, एक खोजी पत्रकार जिससे आन्या ने एक गुमनाम खत के जरिए चुपके से संपर्क किया था। वो 3 हफ्तों से इस बंगले पर नजर रखे हुए था और आखिरकार उसके पास इस निखुत बर्म को तोड़ने के लिए सबूत थे। मिस्टर राठौर चौंक कर पीछे हटा, लेकिन देर हो चुकी थी। सिपाहियों ने उसे वहीं दबोच लिया। आनिया घुटनों के बल गिर पड़ी। पसीना और आंसू एक साथ बह निकले। वो बच गई थी, लेकिन उस वक्त उसकी आंखों में जीत नहीं थी। सिर्फ उन आत्माओं का स्थायी खौफ था जो एक ऐसे आदमी के लिए कैद थीं जो कभी मरना नहीं चाहता था। जब मिस्टर राठौर को काबू में कर लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया, तो झारखंड की उन पहाड़ियों पर बने बंगले को तुरंत सील कर दिया गया। जांच एजेंसियां तेजी से काम में जुट गईं। आन्या को बेसमेंट से बाहर निकाला गया। वो थकी हुई थी, कलाई पर खरोंचे थीं और चेहरा खून की कमी से पीला पड़ गया था। लेकिन बाहरी चोटों से ज्यादा उसे उस रात की खून और दर्दनाक पुकारों से भरी यादें डरा रही थीं। उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और रोहन, वो युवा पत्रकार जो हफ्तों से चुपचाप मिस्टर राठौर पर नजर रखे हुए था, उसे तुरंत बयान के लिए बुलाया गया। रोहन ही वो व्यक्ति था जिसे 10 दिन पहले आन्या से एक गुमनाम पत्र मिला था, जिसके साथ एक छोटी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी, जिसे उसने मिस्टर राठौर की एक अजनबी आदमी के साथ बातचीत को छिपकर रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डिंग में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन रोहन को सतर्क करने के लिए काफी था।
वो एक निखुत अवतार है, इस बार अनुष्ठान निश्चित रूप से सफल होगा। उस समय रोहन ने सोचा था कि वो किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग घोटाले या उससे भी बदतर किसी पाखंडी धार्मिक पंथ की साजिश सुन रहा है। लेकिन जब उसने सुरागों का पीछा किया और स्थानीय अभिलेखागार में पुरानी तस्वीरें खोजीं, उन युवा लड़कियों की जो पिछले 30 सालों में मिस्टर राठौर के बंगले में रहने आई थीं और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गईं, तो वो समझ गया कि आन्या सच कह रही थी। अस्पताल में आन्या आधी रात को जागी, उसका पूरा शरीर दुख रहा था। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि बंगले की बूढ़ी नौकरानी बात थुई चुपचाप उसके बगल में बैठी है। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। आन्या बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं जानती थी कि वो क्या करता है, लेकिन मैं कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। मुझे डर लगता था। मैं लगभग 20 सालों से इस डर में जी रही हूं। आन्या ने धीरे से सिर हिलाया। उसने उसे दोष नहीं दिया। वो जानती थी कि उस बंगले के लोग या तो पैसे से या उस अस्पष्ट डर से नियंत्रित थे जिसे मिस्टर राठौर जानबूझकर फैलाता था। अगले दिन पूरा झारखंड तब हिल गया जब पुलिस ने प्रारंभिक जांच के नतीजे घोषित किए। बंगले के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जहां मिस्टर राठौर दशकों से अमरता के अनुष्ठान कर रहा था। उन्हें सीमेंट से बंद दीवारों के खोखले हिस्सों में कम से कम 7 लड़कियों के सड़ी गले शव मिले। हर कोई अपने 18वें जन्मदिन पर ही गायब हुआ था। इसके साथ ही प्राचीन आध्यात्मिकता, अमरता, रहस्यमयी प्रतीकों पर सैकड़ों शोध दस्तावेज और ऐसी प्राचीन भाषा में लिखे लेख भी मिले जिन्हें कोई समझ नहीं सका। पुलिस को शक था कि मिस्टर राठौर एक प्राचीन पंथ से संबंधित था, जिसे कभी उत्तरी पहाड़ी इलाकों में खत्म कर दिया गया था, जो पंथ प्रमुख के जीवन को बढ़ाने के लिए युवतियों को बलि के रूप में चुनता था। जनता में आक्रोश फैल गया। झारखंड के लोग उस बंगले के गेट के सामने जमा हो गए, जिसे कभी इस क्षेत्र के सबसे अमीर व्यवसायी का घर कहा जाता था, ताकि वे उन अभागी लड़कियों के लिए मोमबत्तियां जला सकें। श्राप, दया और यहां तक कि आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं हर जगह गूंज रही थीं। लेकिन आन्या अभी भी शांति से सो नहीं पा रही थी। हर रात उसे वही सपने बार बार आते थे। एक लंबा गलियारा जिसमें अनगिनत लोहे के दरवाजे थे, जिनके पीछे दबी हुई फुसफुसाहटें थीं, भूली बिसरी आत्माओं के सिसकने की आवाज थी। आन्या, तुम अब सुरक्षित हो, रोहन ने धीरे से कहा। जब वो अस्पताल के बिस्तर के पास बैठा था, उसकी आंखें गर्म और दया से भरी थीं। उसने उसकी ओर देखा। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। नहीं रोहन, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ जिंदा बची हूं, बाकी लोग, उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। रोहन चुप हो गया। वो समझ गया, क्योंकि उस बंगले के संपर्क में आने पर उसे भी एक अजीब, अकथनीय ठंडक महसूस हुई थी। एक हफ्ते बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आन्या अचानक प्रकट हुई। हालांकि डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी, फिर भी उसने सामना करने का फैसला किया। उसने एक साधारण सफेद पोशाक पहनी थी। उसकी आंखों में अब घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब शांति थी। दर्जनों कैमरों के सामने उसने कहा, मैं अकेली पीड़ित नहीं हूं और मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो सनसनीखेज खबरों की तरह भुला दिया जाए। वे लड़कियां, उन्हें याद किए जाने का हक है। मैं उनके नाम पर एक चैरिटी फंड स्थापित करना चाहती हूं, ताकि उन महिलाओं की मदद की जा सके जो दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं, जिनका शोषण होता है, जो उन अदृश्य जेलों में कैद हैं, जिन्हें समाज अभी भी मौजूद रहने देता है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और आन्या के दिल में एक छोटी सी लौ जलाई गई। एक ऐसी लौ जो न केवल उसके लिए रास्ता रोशन करेगी, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी जो हमेशा के लिए अंधेरे में खो गई थीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अन्या झारखंड के एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में लौट आई। उसने मीडिया से आने वाली सभी कॉलों को अस्वीकार कर दिया। उसके लिए इस समय प्रसिद्धि का कोई मतलब नहीं था। वो केवल उन अस्पष्ट पुकारों का जवाब खोजना चाहती थी जो हर रात उसके दिमाग में आती थीं, जैसे कि कुछ ऐसा था जो अभी तक सुलझा नहीं था। एक हल्की बारिश वाली दोपहर, जब वो पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए एक सुरक्षित नए घर में जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी, आन्या ने अचानक अपने पुराने सूटकेस में एक अजीब चीज देखी।
एक चमड़े की डायरी जिसके किनारे घिस चुके थे। वो इसे अपने साथ नहीं लाई थी और न ही उसने इसे पहले कभी देखा था। पहले पन्ने पर झुके हुए अक्षरों में एक पंक्ति लिखी थी, लता की 1989, मुझे भूलने मत देना। लता, ये अजीब नाम आन्या के दिल में चुभ गया। उसने पन्ने पलटे। हाथ से लिखी पंक्तियों में लता नाम की एक लड़की की कहानी थी जो एक गांव में पैदा हुई और पली बढ़ी थी। उसे 17 साल की उम्र में मिस्टर राठौर के बंगले में नौकरानी के रूप में बुलाया गया था। शुरुआती दिनों में लता ने चकाचौंध, विलासिता और मालिक की कोमल नजरों के बारे में लिखा था। वो आदमी जो शिष्ट था, धीरे धीरे बात करता था और हमेशा उसे उपहार देता था। लेकिन 30वें पन्ने से डायरी का लहजा बदल गया। लता ने अजीब, बुरे सपनों, आधी रात को बंगले में गूंजने वाली अजीब आवाजों और हर बार जब मिस्टर राठौर उसकी गर्दन को छूता था तो होने वाले तेज सिरदर्द के बारे में लिखा। उसने लिखा कि उसे हर पूर्णिमा की रात को सफेद पोशाक पहनने, मोमबत्ती की रोशनी में लिविंग रूम के बीच में खड़े होने और ऐसी भाषा में मंत्र पढ़ने के लिए कहा जाता था जिसे वो नहीं समझती थी। आखिरी पन्ने पर लिखावट टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, जैसे जल्दी में लिखी गई हो। मैं रोने की आवाज सुन सकती हूँ, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि कई लोगों की, दूसरी लड़कियों की जो मुझसे पहले आई हैं। वे मुझे बुला रही हैं, मुझे रोक रही हैं, लेकिन मुझे जल्द ही ले जाया जाएगा। अगर कोई इसे पढ़ता है तो कृपया इस डायरी को उस व्यक्ति तक पहुंचा दे जो सच जानता है। आन्या में डायरी बंद कर दी। उसका दिल दया से भर गया। वो जानती थी कि वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। लता और कई अन्य लड़कियों को खामोशी में दफना दिया गया था, लेकिन वे अभी भी पुकार रही थीं। उन्हें अभी भी किसी की जरूरत थी। उसने तुरंत रोहन से संपर्क किया। क्या तुम 1989 के झारखंड के गुमशुदा लोगों के रिकॉर्ड की जांच कर सकते हो? एक गांव की लता नाम की लड़की। रोहन फोन पर कुछ सेकंड चुप रहा। मुझे 10 मिनट दो। 20 मिनट बाद रोहन ने वापस फोन किया। उसकी आवाज गहरी हो गई। एक मामला है। लड़की का नाम लता कुमारी था। 18 साल की उम्र में लापता हो गई। परिवार ने रिपोर्ट की, लेकिन किसी ने जांच नहीं की क्योंकि लोगों ने कहा कि वो एक अमीर प्रेमी के साथ भाग गई है। आन्या चुपचाप बैठी रही। उसका हाथ डायरी पर कस गया। लता ने जो लिखा वो सच था, लेकिन ऐसी कितनी डायरियां थीं जो कभी नहीं मिली, कितनी चीखें थीं जो किसी ने नहीं सुनी। उसने बंगले में वापस जाने का फैसला किया। हालांकि रोहन ने मना किया, नहीं आन्या, वो जगह अभी भी जांच के दायरे में है। तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो। मुझे वापस जाना होगा। मुझे लता का कमरा ढूंढना है। अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? एक मूसलाधार बारिश के दिन आन्या बंगले में लौट आई। घर अब पहले से भी ज्यादा वीरान और ठंडा था। टूटी हुई पीली रोशनी, खून के धब्बे और अनुष्ठान के निशान अभी तक मिटाए नहीं गए थे। उसने डायरी में दिए गए वर्णन का पालन करते हुए पश्चिमी विंग के कमरों की कतार में प्रवेश किया, जहां लता कभी रहती थी। कमरा पुराना था। सीलन की तेज गंध आ रही थी। दीवार पर अभी भी एक टेढ़ा लटका हुआ फोटो फ्रेम था। एक पतला फीका पर्दा खिड़की को ढके हुए था, जिससे देवदार के जंगल का नजारा दिखता था। अचानक उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और उस छोटे से पल में उसने एक फुसफुसाहट सुनी, धन्यवाद। वो झटके से मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस उसके हाथ में रखी डायरी धीरे से कांपी, जैसे किसी ने अभी अभी एक नया पन्ना पलटा हो। जब से उसे डायरी मिली थी, आन्या अब वो युवा लड़की नहीं रही जो एक अजीब शादी में फंसकर घबरा गई थी। वो जैसे एक बड़े मिशन पर जी रही थी, सच को उजागर करना और भूली बिसरी आत्माओं को मुक्त करना। लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंच रही थी, अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। उस रात जब वो लता की डायरी की पूरी सामग्री को फिर से लिख रही थी ताकि उसे सुरक्षित रखने के लिए रोहन को भेज सके, आन्या ने अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। खट खट खट। खटखटाने की आवाज 3 धीमी और भारी ताल में गूंजी। मुख्य दरवाजे से नहीं, बल्कि बंद बाथरूम के अंदर से। आन्या जम सी गई।
वो एक अस्थायी अपार्टमेंट में रह रही थी जिसे झारखंड पुलिस ने व्यवस्थित किया था। खिड़कियां सील थीं। सुरक्षा के लिए 24/7 कैमरा सिस्टम था। किसी अजनबी का अंदर आना नामुमकिन था। खटखटाने की आवाज फिर से गूंजी, खट खट खट। इस बार ये उस पुरानी लकड़ी की अलमारी से आई जहां वो अपने कपड़े रखती थी। आन्या कांपते हुए उठी, धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। उसकी हथेलियां ठंडी पड़ गईं। उसने अलमारी खोली, खाली थी, लेकिन एक छोटा सा कागज का टुकड़ा नीचे गिरा। कागज पर लिखावट धुंधली थी, जैसे आंसुओं से लिखी गई हो। सिर्फ मैं अकेली नहीं हूं, पन्ना रंग का कमरा ढूंढो, यादें अभी भी वहां हैं। पन्ना रंग का कमरा। अन्या ने लता की डायरी में इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना था। उसने तुरंत रोहन को फोन किया। रोहन, क्या तुमने कभी मिस्टर राठौर के बंगले में पन्ना रंग के कमरे के बारे में सुना है? दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। हाँ, वो एकमात्र कमरा है जिसे ईंट की दीवार से बंद कर दिया गया है। 2002 के निर्माण रिकॉर्ड में एक असामान्य मरम्मत का जिक्र है, लेकिन हम उसे अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं क्योंकि तलाशी का आदेश नहीं मिला है। आन्या ने फोन कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज दृढ़ थी। कल ही आदेश के लिए अनुरोध करो। अगली सुबह अधिकारियों के संरक्षण में आन्या और रोहन बंगले में लौट आए। बताया गया कमरा बेसमेंट में कंक्रीट की दीवार के पीछे गहराई में स्थित था। उन्हें एक आदमी के घुसने लायक छेद बनाने में लगभग 3 घंटे लगे। अंदर की हवा सीलन और धातु की गंध से भरी हुई थी। फर्श पर धूल की एक मोटी परत जमी थी, लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसे कोई अभी अभी गया हो। कमरा एक हल्की हरी रोशनी से ढका हुआ था, जो दीवार पर जड़े पन्ना रंग के कांच से परावर्तित हो रही थी। कमरे में मौजूद चीजें, कुर्सी, मेज, यहां तक कि हैंगर पर टंगी सफेद पोशाक भी 19वीं सदी की फ्रांसीसी शैली की थीं। दीवार पर एक बड़ी तस्वीर थी। शादी के जोड़े में एक लड़की जिसका चेहरा आधा फाड़ दिया गया था, और तस्वीर के नीचे फ्रेंच में एक पंक्ति लिखी थी, वह हर उस लड़की में जीती है जिसका वो मालिक है। आन्या का सीना कस गया। रोहन, तुम्हें कुछ दिख रहा है? रोहन ने सिर हिलाया। उसने फोटो खींचने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन अचानक टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और फिर बुझ गई। फोन की स्क्रीन काली पड़ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और कहीं से एक धीमी लोरी की आवाज गूंजने लगी। आन्या और रोहन दोनों भौंचक के खड़े रह गए, आंखें खुली, सांसें रुकी हुई। गाने की आवाज किसी महिला की थी, कांपती हुई, जैसे सिसक रही हो, किसी मशीन से नहीं बल्कि जैसे दीवारों से ही गूंज रही हो। रोहन ने अपनी अतिरिक्त टॉर्च निकाली, कमरे के उस कोने की ओर रोशनी डाली जहां शादी की पोशाक कुछ देर पहले लटकी हुई थी। वो वहां नहीं थी। इसके बजाय फर्श पर धूल में घसीटने के निशान थे, जैसे किसी ने वो पोशाक पहनकर अभी अभी कमरा छोड़ा हो। आन्या ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे लगता है ये लता की आत्मा हो सकती है, वो अभी तक गई नहीं है। रोहन ने अपनी लार निगली। उसकी आवाज गहरी हो गई। सिर्फ लता नहीं, शायद और भी बहुत से लोग हैं जो अपनी आवाज उठाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। पन्ना कमरे की घटना के बाद आन्या और रोहन कई दिनों तक सो नहीं पाए। उस कमरे में जो कुछ हुआ, लोरी, गायब हुई पोशाक और फटी हुई तस्वीर, उसे तर्क से नहीं समझाया जा सकता था। लेकिन उस उथल पुथल के बीच एक विवरण आन्या को हमेशा परेशान करता रहा। चित्र के नीचे खुदी फ्रेंच पंक्ति, वह हर उस लड़की में जीती है जिसका वो मालिक है। कुछ ही समय बाद रोहन को झारखंड पुलिस मुख्यालय से एक फोन आया। एक अजीब लिफाफा जिस पर भेजने वाले का नाम नहीं था। पिछली रात उसके डेस्क पर रखा गया था। लिफाफा भूरे रंग का, पुराना और कोनों से पीला पड़ चुका था, लेकिन उस पर लिखावट बिल्कुल नई थी, सिर्फ आन्या को देना। रोहन ने उसे खोला। अंदर एक छोटा पत्र और एक धुंधली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। पत्र हाथ से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा गया था। काली स्याही फैली हुई थी। मैं तस्वीर में दिख रही महिला हूं। मैं 1963 में मिस्टर राठौर की पत्नी थी। हम फ्रांस में मिले थे जब मैं सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन 1 महीने बाद मुझे सच पता चला
मैं पहली नहीं थी और न ही आखिरी। एक और गुप्त कमरा है, पन्ना नहीं बल्कि स्लेटी रंग का कमरा। वहां वो सभी पुरानी दुल्हनों की यादें रखता है, बाल, पोशाक, जूते, यहां तक कि नाखून भी। मैं भाग निकली, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं ये पंक्तियां तब लिख रही हूं जब मैं मौत के करीब हूं। अगर किसी को ये मिलता है तो कृपया और गहराई से खुदाई करें। ये सिर्फ एक अजीब शादी नहीं है, बल्कि अनुष्ठानों की एक श्रृंखला है, एक मन्नत। वो कभी किसी से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ कब्जा करने से प्यार करता है। रोहन ने पढ़कर कागज को कसकर भींच लिया। आन्या ये संभवतः वही महिला है जो दशकों पहले लापता हो गई थी। सबूतों के अभाव में मामला बंद कर दिया गया था। आन्या ने तस्वीर ली। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में एक युवा महिला शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरती से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। मुझे बंगले में वापस जाना होगा, इस बार स्लेटी कमरे को खोजने के लिए। 2 दिन बाद वे बंगले में लौट आए। घर अब सील कर दिया गया था, लेकिन जांच में सहयोग करने के फैसले के कारण रोहन और आन्या को उन क्षेत्रों की जांच करने की अनुमति दी गई थी जिनकी तलाशी नहीं हुई थी। लगभग 4 घंटे की तलाशी के बाद आन्या ने मिस्टर राठौर के पुराने स्टडी रूम में एक बड़ा शीशा देखा जिसमें हिलने डुलने के निशान थे। टॉर्च से ध्यान से देखने के बाद उसने पीछे एक छोटी सी दरार देखी, एक छिपा हुआ दरवाजा जिसे बड़ी चतुराई से छुपाया गया था। दरवाजे के पीछे का कमरा पूरी तरह से ठंडे स्लेटी रंग में डूबा हुआ था। टॉर्च की रोशनी अलमारियों पर बड़े करीने से रखी दर्जनों लकड़ी की पेटियों पर पड़ी। हर पेटी पर एक लड़की का नाम था, अंदर यादें थीं, शादी की अंगूठियां, रुमाल, बालों के रिबन, लेकिन एक पेटी अलग रखी थी जिस पर आन्या नाम था। आन्या का दिल बैठ गया। वो ढक्कन खोलने ही वाली थी कि रोहन ने उसे पीछे खींच लिया। रुको, इसमें एक गंभीर अपराध का सबूत हो सकता है, मुझे फॉरेंसिक टीम को बुलाने दो। आन्या ने उसकी ओर देखा, उसकी आवाज कांप रही थी। उसके पास ये पेटी कैसे हो सकती है जब मेरी शादी को 30 दिन भी नहीं हुए थे? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अगले ही दिन फॉरेंसिक टीम काम में जुट गई। स्लेटी कमरे में मिली यादों की जांच से पता चला कि उनमें से अधिकांश पिछले 60 सालों में लापता हुई लड़कियों की थीं, जिनमें से ज्यादातर दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से थीं, जिनका कोई रिश्तेदार नहीं था। वे एक नकली पत्नी चयन योजना का शिकार थीं। उन्हें बंगले में लाया जाता, कुछ हफ्तों तक रानी की तरह रखा जाता और फिर बिना किसी निशान के गायब हो जाती। एक राज्य स्तरीय मामला फिर से खोला गया, लेकिन आन्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी यही था कि वो जिंदा क्यों है। किसने या किस चीज ने उसे 30 दिनों के बाद जीवित रहने में मदद की? क्या यह इसलिए था क्योंकि मिस्टर राठौर पहली बार असफल हुआ था, या क्योंकि आन्या ने कुछ ऐसा जगा दिया था जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकता था? इस हिस्से के अंत में आन्या को अपने फोन पर एक अजीब संदेश मिला, तुम बच गईं, 30 दिन तो बस शुरुआत थी। उस अजीब संदेश ने आन्या को कई रातों तक सोने नहीं दिया। उसने अपना फोन नंबर बदल दिया, अपना ईमेल पता बदल दिया, यहां तक कि उन लोगों से भी संपर्क तोड़ दिया जिनकी वास्तव में जरूरत नहीं थी। लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। टूटे फूटे सपने आधी रात को दरवाजे पर दस्तक उसे एक भूत की तरह सताते रहे। 1 हफ्ते बाद रोहन आन्या के नए अपार्टमेंट में एक मोटी फाइल के साथ आया। आन्या, मुझे ये मिस्टर राठौर के निजी वकील के कार्यालय में दस्तावेजों के संग्रह कक्ष में मिला। शायद तुम्हें ये जानना चाहिए। उसने फाइल खोली। अंदर मिस्टर राठौर की आधिकारिक वसीयत की एक प्रति थी, जिस पर झारखंड के नोटरी कार्यालय की मोहर लगी थी। लेकिन जिस चीज ने आन्या को हैरान कर दिया, वो एकमात्र उत्तराधिकारी के हिस्से में लिखा नाम था, आन्या। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, सारी संपत्ति तुम्हें हस्तांतरित कर दी गई है, जिसमें बंगला, बैंक खाते, 2 बड़ी कंपनियों में शेयर और एक चलती फिरती होटल श्रृंखला शामिल है। आन्या कड़वाहट से हंसी। 1 महीने की पत्नी और मैं एक ऐसे आदमी की उत्तराधिकारी बन गई जिसके बारे में मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किसके बगल में सो रही हूं। एक और बात है, रोहन हिचकिचाया। मैंने अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली में जांच की। एक गुप्त संगठन था जिस पर इंटरपोल की नजर थी।
जिसका कोड नेम पुनर्निर्माण संघ था। असामान्य मौतें, रहस्यमयी गुमशुदगियां और अस्पष्ट शादियां सब एक ही बिंदु पर आकर मिलती थीं। मिस्टर राठौर एक उच्च स्तरीय सदस्य था। आन्या ने कसकर हाथ भींच लिया। क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझसे पहले की सभी लड़कियां एक प्रयोग का हिस्सा थीं? कोई ठीक से नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी मौत आकस्मिक नहीं थी। अगले दिन आन्या आधिकारिक तौर पर स्वामित्व प्राप्त करने के लिए बंगले में लौट आई। उदास घर ऐसे चुपचाप खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। प्रतिनिधि वकील ने उसे एक लिफाफा दिया। ये मिस्टर राठौर का आखिरी हाथ से लिखा पत्र है। उन्होंने कहा था कि इसे विरासत प्राप्त करने के बाद ही खोला जाए। आन्या ने हिचकिचाते हुए पत्र निकाला। आन्या, शायद तुम डर गई हो, नफरत करती हो या नाराज हो, लेकिन तुम पहली हो जिसने वो कर दिखाया जो पिछले 70 सालों में कोई नहीं कर सका। तुम 30 दिनों तक जीवित रहीं। क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरी हर चीज, यहां तक कि मेरा जीवन भी, तुम्हारे आने के बाद क्यों खत्म हो गया? क्योंकि तुमने एक चक्र के अंत को सक्रिय कर दिया। तुम पीड़ित नहीं हो, तुम आखिरी टुकड़ा हो। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा है, प्यार के लिए नहीं। मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, बल्कि इसलिए कि तुम अकेली हो जो समझ सकती है कि मैंने जीवन भर क्या बनाने की कोशिश की। इसे तोड़ने या जारी रखने के लिए इसका इस्तेमाल करो, ये तुम पर है। आन्या ने पत्र मोड़ लिया। खिड़की के बाहर हवा जोर से चली। एक जोरदार धमाका हुआ। मिस्टर राठौर के पुराने बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। किसी ने उसे नहीं छुआ। वो उस जगह पर गई जो कभी बंगले में एक वर्जित स्थान था। कमरा वैसा ही था, साफ सुथरा लेकिन निर्जीव। स्टडी टेबल पर एक हाथ से बना डिजाइन था। जब उसे खोला तो आन्या ने महसूस किया कि ये बंगले का वास्तुशिल्प नक्शा था। लेकिन एक अजीब बात थी, नक्शे में 3 बेसमेंट थे, जबकि मौजूदा डिजाइन में सिर्फ एक था। बाकी 2 मंजिलें कहां थीं? नक्शे के निचले कोने में टेढ़े मेढ़े अक्षरों में एक नोट था। चाबी बगीचे के पीछे बूढ़े देवदार के पेड़ के नीचे है, तैयार रहो। आन्या ने महसूस किया कि उसका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। उस रात आन्या चुपचाप पीछे के बगीचे में लौट आई। बूढ़ा देवदार का पेड़ अभी भी वहीं खड़ा था, तना खुरदरा और काई से ढका हुआ। वो अपने हाथों से तब तक खोजती रही जब तक उसे एक असामान्य रूप से कठोर मिट्टी का टुकड़ा महसूस नहीं हुआ। कीचड़ के नीचे एक छोटी धातु की प्लेट दिखाई दी। ये एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी, जिसके अंदर एक चाबी थी, एक भारी और ठंडी सोने की चाबी। चाबी के हैंडल पर एक आंख का प्रतीक और संख्या 2 खुदी हुई थी। उसने ऊपर देखा। चांद की रोशनी पत्तियों से छनकर आ रही थी। सीधे बंगले की दीवार के पास बने एक छोटे ईंट के दरवाजे पर पड़ रही थी, जिस पर उसने यहां रहते हुए कभी ध्यान नहीं दिया था। ये बेसमेंट नंबर 2 की ओर जाने वाला दरवाजा था। बंगले की दीवार के पास बने पुराने ईंट के दरवाजे पर कोई हैंडल नहीं था, बस एक सिक्के जितना छोटा ताले का छेद था। आन्या ने सोने की चाबी पास लाई। वो पूरी तरह से फिट हो गई। जब चाबी धीरे से घूमी तो एक सूखी खट की आवाज गूंजी। दरवाजा थोड़ा सा खुला। एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जिसमें सीलन और पुरानी धातु की गंध थी। एक पत्थर की सीढ़ी नीचे जा रही थी। कोई रोशनी नहीं थी, बस दीवार के साथ एक छोटी सी बिजली की तार चल रही थी, जो सूखी नसों की तरह धब्बेदार थी। आन्या एक एक कदम रखती गई। उसके कदमों की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे जमीन उसे निगल रही हो। बेसमेंट के नीचे लगभग 20 वर्ग मीटर का एक कंक्रीट का कमरा था। कोई फर्नीचर नहीं था, बस एक दीवार थी जिस पर 20 से ज्यादा पुराने CRT मॉनिटर लगे थे, जो एक निगरानी प्रणाली के तरह एक दूसरे पर रखे थे। सभी चल रहे थे। कुछ बंगले के सुरक्षा कैमरों से फुटेज चला रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे दृश्य दिखा रहे थे जो इस जगह के नहीं थे। एक क्लिनिक, एक छोटा बेडरूम, किसी अनाथालय का एक कोना, एक बिल्कुल सफेद कमरा जिसमें एक ऑपरेशन टेबल और छत पर एक ऑपरेशन लाइट लटकी हुई थी। कमरे के बीच में एक लंबी लकड़ी की मेज थी, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा छोटी धातु की पेटियां बड़े करीने से रखी थीं।
हर पेटी पर एक महिला का नाम और एक क्रम संख्या चिपकी हुई थी। लता कुमारी 1, प्रिया शर्मा 2, दिव्या सिंह 3। आखिरी पेटी पर नाम था आन्या 17। आन्या कांप गई। कांपते हाथों से ढक्कन खोला। अंदर बालों के एक गुच्छे और एक छोटे हाथ से लिखे कागज के अलावा कुछ नहीं था। नमूना स्थिर, जीन संगत, स्थायी रूप से संग्रहित। वो पीछे हट गई। ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये मानव चयन का एक प्रयोग था। केंद्रीय मॉनिटर से एक बीप बीप की आवाज आई। एक पंक्ति दिखाई दी, स्वागत है आन्या, अब चुनने का समय आ गया है। स्क्रीन के नीचे एक लाल बटन चमक रहा था। आन्या हिचकिचाई। उसके हाथ बटन के सामने लगभग जम गए थे। लेकिन फिर लगभग 12 साल की एक लड़की की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई दी। वो एक अंधेरे कमरे में बंधी हुई थी। चेहरा डरा हुआ था, आंखों में मदद की गुहार थी। सिस्टम ने दिखाना जारी रखा। अगला उम्मीदवार नमूना मीना कुमारी, उम्र 12, परीक्षण की प्रतीक्षा में है। एक लाल पंक्ति पार हुई। चक्र को रोकने के लिए बटन दबाएं। आन्या को और सोचने की जरूरत नहीं थी। उसने अपना हाथ जोर से लाल बटन पर दे मारा। बेसमेंट की सारी बत्तियां बुझ गईं। फिर सभी मॉनिटर एक साथ काले हो गए। एक छोटे बिजली के विस्फोट की आवाज के बाद वे एक एक करके जलकर खाक हो गए, जैसे शैतान की आंखें जला दी गई हों। दीवार के दूसरी तरफ से एक यांत्रिक आवाज आई। कंक्रीट की दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी, जिससे एक और गुप्त गलियारा दिखाई दिया। आनिया आगे बढ़ी, हालांकि उसके पैर कांप रहे थे। गलियारे के अंत में एक बड़ा स्टील का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजे के पीछे बेसमेंट नंबर 3 था, जो किसी भी आधिकारिक डिजाइन नक्शे में कभी नहीं था। अंदर एक बिल्कुल सफेद जगह थी, जो डरावनी हद तक साफ थी। दीवार पर युवा लड़कियों की तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें से ज्यादातर 15 से 22 साल की थीं। हर एक का एक कोड नंबर था। मेज के बीच में एक चमड़े की किताब रखी थी। उसने उसे खोला। पहली पंक्ति में लिखा था, सुपर ह्यूमन क्लोनिंग प्रोजेक्ट। मूल कोड नेम प्रताप शर्मा, संस्थापक पुनर्निर्माण संघ। इसके बाद नमूनों के चयन, उन्मूलन, कोशिका क्लोनिंग और जीन ग्राफ्टिंग की विस्तृत सूची थी। आन्या पीछे हटी। उसकी आंखें धुंधला गईं। फाइल का हर पन्ना उसके दिमाग को खरोच रहा था। एक इंसान की अंतरात्मा को खरोच रहा था। उसके जैसी लड़कियां प्यार करने के लिए नहीं थीं, वे कच्चा माल थीं। पीछे से धातु की आवाज आई। कोई आ रहा था। आन्या ने किताब पकड़ी, मुड़ी और गुप्त गलियारे से बेतहाशा भागी। उसे नहीं पता था कि कौन पीछा कर रहा है, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि अगर वो तुरंत यहां से नहीं निकली तो वो पिछले 16 नामों की तरह गायब हो जाएगी। जब वो बगीचे में पहुंची तो सुबह हो चुकी थी। समुद्र की हवा जोर से चल रही थी। आन्या वहीं खड़ी रही, धूल भरी किताब को कसकर पकड़े हुए। आंखें लाल थीं। उसे नहीं पता था कि वो कहां जाएगी, लेकिन जीवन में पहली बार उसे ठीक ठीक पता था कि उसे क्या करना है। उस दिन झारखंड में आसमान भी जैसे सब कुछ जानता था। घना कोहरा हर सड़क पर छाया हुआ था। आन्या चली। उसके पैर डगमगा रहे थे। चमड़े की किताब एक गहरे रंग के जैकेट में लिपटी हुई थी, जो ओस और पसीने से भीगी हुई थी। उसने गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं की, टैक्सी पकड़ने की हिम्मत नहीं की। बस एक अदृश्य व्यक्ति की तरह धीरे धीरे जागते शहर के बीच चलती रही। वो एक पुराने इंटरनेट कैफे के सामने रुकी। साइन बोर्ड फटा हुआ था, लेकिन अंदर की नियॉन रोशनी अभी भी जल रही थी। दुकान में एक लड़के ने ऊपर देखा, एक युवा लड़की को हैरान आंखों से देखकर, जिसके चेहरे पर घबराहट थी। मुझे एक कोने में एक कंप्यूटर चाहिए जहां कोई ना देखे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। लड़के ने सिर हिलाया। शौचालय के पास सबसे गहरे कोने में मशीन नंबर 9 की ओर इशारा किया। आन्या बैठ गई। अपनी जैकेट से एक छोटी यूएसबी निकाली, एकमात्र चीज जो वो भागने से पहले रिकॉर्ड रूम से चुरा पाई थी। इसमें किताब की एक प्रति और बेसमेंट के नीचे के सर्वर से डेटा था। उसके कोई दोस्त नहीं थे, कोई करीबी रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन एक ही व्यक्ति था। उसने इस समय सोचा, आदित्य, जो कभी राज्य के टॉपर स्कूल का छात्र था,
जो खोजी पत्रकार बनना चाहता था, जिसे उसने 2 साल पहले ये सोचकर मना कर दिया था कि वो उसके लायक नहीं है। लेकिन अब वो एकमात्र उम्मीद था। उसने एक गुमनाम ईमेल खाते में लॉगिन किया, फाइल के साथ एक छोटा संदेश भेजा। तुमने कहा था कि तुम सच खोजना चाहते हो, है ना? ये वो जगह है जहां से तुम शुरू कर सकते हो। लेकिन सावधान रहना, वे शायद इस पंक्ति को भी पढ़ रहे हों। उसने भेजे पर क्लिक किया और तुरंत खड़ी हो गई। लड़का अभी भी शूटिंग गेम खेलने में व्यस्त था। उसने ध्यान नहीं दिया। उस रात झारखंड के एक और कोने में आदित्य अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा था। कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था। उसके इनबॉक्स में एक अजीब ईमेल चमक रहा था। कोई विषय नहीं, कोई प्रेषक का नाम नहीं। वो हिचकिचाया, फिर उसे खोला और जब डेटा की पहली पंक्तियां दिखाई दी तो उसके शरीर में खून जम गया। दस्तावेज सिर्फ पकड़ी गई लड़कियों की सूची नहीं थे। इसमें नकली पासपोर्ट की स्कैन की हुई प्रतियां, चिकित्सा अनुबंध, यहां तक कि नकली मृत्यु प्रमाण पत्र और एक रहस्यमय संगठन पुनर्निर्माण संघ का नाम भी था, जिसके अंतिम हस्ताक्षर प्रताप शर्मा के थे। वो सन रह गया। वो नाम उत्तर भारत के सबसे बड़े बायो फार्मास्यूटिकल समूह फार्मा ग्रुप के प्रमुख के दादा का था। उसी समय शर्मा विला में एक आपातकालीन बैठक चल रही थी। बेसमेंट में घुसपैठ के निशान हैं, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने रिपोर्ट किया। उसकी आंखें मेज के सिर पर बैठे बूढ़े आदमी को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। मिस्टर शर्मा, वही 90 साल का आदमी जिसने आन्या से शादी की थी, ने ठंडी पत्थर की मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। उसे ढूंढो, पता लगाओ कि वो कौन है और किसने उसकी मदद की। खामोशी छा गई। किसी ने जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। मिस्टर शर्मा ने होंठ सिकोड़े, और इस बार कोई लाश मत छोड़ना। आन्या खाड़ी के किनारे एक सस्ते किराए के कमरे में छिपी हुई थी। दरवाजा कसकर बंद था, पर्दे नीचे थे। गलियारे में हर छोटी सी आवाज उसे चौंका देती थी। उसे नहीं पता था कि वो कब तक टिक पाएगी, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो रुक गई तो सब कुछ हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। अचानक कमरे में फोन बजा। वो चौंक गई। किसी को नहीं पता था कि वो यहां है। एक गहरी मर्दाना आवाज गूंजी, एक एक शब्द तौल कर। आन्या, मुझे पता है तुम सुन रही हो। भागने की कोशिश मत करो, तुम होशियार हो। मैं मानता हूं, लेकिन ये खेल अकेले खेलने वालों के लिए नहीं है। उसने रिसीवर कसकर पकड़ लिया। हमें सिर्फ किताब चाहिए, उसे सौंप दो और तुम देश छोड़ सकती हो, एक नई जिंदगी जियो। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके पीछे मौत की गंध थी। और अगर तुम जिद्दी बनी रही तो जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की है, वे एक एक करके गायब हो जाएंगे। फोन कट गया। लंबी टी टी की आवाज कानों में चाकू की तरह चुभ रही थी। आन्या रोई नहीं। वो अलमारी के पास गई, किताब निकाली, पहला पन्ना खोला और एक नई पंक्ति लिखी। ये सच है, भले ही मुझे मरना पड़े, मैं इसे रोशनी में लाऊंगी। आदित्य उस रात सो नहीं सका। आन्या द्वारा भेजी गई फाइल आधी रात में एक बम की तरह थी। हर दस्तावेज, हर तस्वीर, हर नकली मुहर दशकों से छिपे एक अपराध की पहेली का एक भयानक टुकड़ा थी। वो जानता था कि अगर उसने इसे छुआ तो वो सब कुछ खो सकता है, अपना करियर, अपनी आजादी, यहां तक कि अपनी जान भी। लेकिन आन्या की तस्वीर में आंखें, उस 18 साल की लड़की की आंखें, मासूम लेकिन खौफ से भरी, उसे मुंह मोड़ने नहीं दे रही थीं। अगली सुबह आदित्य ने उस नाम से जांच शुरू की जो दस्तावेजों में सबसे ज्यादा बार आया था। आलोक मानव केंद्र, झारखंड में दान की आड़ में छिपा एक नकली संगठन। बाहर से आलोक एक अनाथ बच्चों का राहत केंद्र था, लेकिन अन्य द्वारा भेजे गए दस्तावेजों के अनुसार ये वो जगह थी जहां नाबालग लड़कियों को प्राप्त किया जाता, प्रशिक्षित किया जाता और स्थानांतरित किया जाता था। जो भी मानकों पर खरी नहीं उतरती थी, उसे दूसरे रास्ते पर बेच दिया जाता था, और भी बुरा, और भी गंदा, और हमेशा के लिए गायब। आदित्य केंद्र के गेट के सामने खड़ा था। कैमरा जैकेट में छिपा था, ब्लूटूथ ईयरफोन लगा था। सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन माहौल में कुछ बहुत ठंडा था।
एक सफेद कोट पहने एक महिला बाहर आई। उसका नाम श्रीमती फ्रुंग था। नेम प्लेट के अनुसार, आप किसे ढूंढ रहे हैं? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन आंखें चाकू की तरह तेज थीं। मैं एक स्वयंसेवक के रूप में काम करना चाहता हूं। आदित्य मुस्कुराया। मैंने सामाजिक कार्य में पढ़ाई की है, हाल ही में समुदाय के लिए कुछ करना चाहता हूं। श्रीमती फूंग फीकी हंसी हंसी, लेकिन स्पष्ट रूप से सतर्क थी। अंदर आइए, हम हमेशा अच्छे दिल वाले लोगों का स्वागत करते हैं। उसी समय आन्या लगातार किराए के कमरों के बीच घूम रही थी ताकि उसे ट्रैक न किया जा सके। उसने फोन इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, किसी से संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। कल रात धमकी भरे फोन के बाद उसने हर दस्तावेज को हाथ से लिखना शुरू कर दिया ताकि उसे एक ही समय में कई जगहों पर भेज सके। लेकिन तभी उसने सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनी, एक खट की आवाज। कोई उसके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से बत्ती बुझाई, दीवार के कोने में पीछे हट गई। हाथ में एक छोटा हथौड़ा कसकर पकड़ लिया जो उसने कुछ दिनों से अपने पास रखा था। दरवाजा नहीं खुला, लेकिन बाहर से दरवाजे की दरार से एक कागज का टुकड़ा अंदर डाला गया। उसने कांपते हुए उसे उठाया। उस पर काले मार्कर से सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। जिस पर तुम भरोसा करती हो उस पर नजर रखी जा रही है। आलोक केंद्र में आदित्य को एक चक्कर लगवाया गया। सभी कमरे साफ सुथरे थे। लड़कियों को सिलाई, बेकिंग, पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा था। सब कुछ बहुत निखुत था, लेकिन यही निखुटता आदित्य को संदिग्ध बना रही थी। तीसरी मंजिल के गलियारे के कोने में एक कमरा बंद था। जब आदित्य ने पूछा तो श्रीमती फूर्न बस फीकी हंसी हंसी, वो रिकॉर्ड रखने का कमरा है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन अपने दिमाग में उसने पूरे केंद्र का नक्शा बना लिया था। जब रात होगी तो वो वापस आएगा। आन्या चेतावनी वाले कागज के सामने सन रह गई। इसे किसने भेजा था? ये एक धमकी थी या एक चेतावनी? उसे अचानक आदित्य की याद आई जिसे उसने ईमेल भेजा था। वो व्यक्ति जो खतरे में हो सकता था। नहीं, वो उसे और नहीं फंसा सकती थी। आन्या ने सभी कागज फाड़ दिए, सब कुछ एक प्लास्टिक की थैली में डाला और सुबह होने से पहले ही समुद्र में फेंक दिया। उसने वो करने का फैसला किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो मिस्टर शर्मा के बंगले में वापस जाएगी। उस रात आलोक केंद्र के अंधेरे में। आदित्य पिछले दरवाजे से घुस गया। अपने दिमाग में नक्शे और कुछ साधारण ताला खोलने के औजारों के साथ वो वर्जित कमरे तक पहुंचा। खट, ताला खुल गया। उसने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली और सन रह गया। रिकॉर्ड नहीं, कैमरे थे, निगरानी स्क्रीन्स थीं। उनमें आदित्य ने आन्या की तस्वीर देखी जो शर्मा विला के गेट के सामने खड़ी दरवाजा खटखटा रही थी। उसे नहीं पता था कि बुरा सपना अभी शुरू ही हुआ था। उस रात झारखंड में मूसलाधार बारिश हो रही थी। हर ठंडी बूंद पत्थर की तरह त्वचा में चुभ रही थी। लेकिन आन्या को अपने दिमाग में सुन्नपन के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो शर्मा विला के गेट के सामने चुपचाप खड़ी थी। वो जगह जो कभी उसकी जवानी और आत्मा दोनों के लिए एक जाल थी। अंदर बत्तियां अभी भी जल रही थीं। परिसर एक खूबसूरती से सजाए गए शव की तरह शांत था। आन्या ने एक गहरी सांस ली और फिर दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया। खट, भारी गेट धीरे धीरे खुल गया। किसी ने स्वागत नहीं किया, बस एक धुंधला अंधेरा आंगन था जो बारिश के पानी से चमक रहा था। वो अंदर चली। उसके हर कदम भीगे पत्थर के रास्ते पर छप रहे थे। हर कदम जैसे अपने ही दर्दनाक अतीत में जा रहा हो। सीढ़ियों पर एक अधीड़ उम्र की महिला इंतजार कर रही थी। वो होंग आंटी थीं। लंबे समय से काम करने वाली नौकरानी, एकमात्र व्यक्ति जिसने कभी आन्या को चुपके से एक बिस्किट का टुकड़ा दिया था जब उसे 3 दिनों तक बिना खाए बंद कर दिया गया था। आन्या बेटी, हंग आंटी हकलाई। उसकी आंखें बेचैन थीं। तुम वापस क्यों आई? आन्या सीधी खड़ी हो गई, हालांकि बारिश उसके उलझे बालों पर जोर से पड़ रही थी। मुझे मिस्टर शर्मा से मिलना है। हंग आंटी 1 सेकंड के लिए हिचकिचाई और फिर चुपचाप रास्ता दे दिया। स्टडी रूम का दरवाजा खोला।
मिस्टर शर्मा वही बैठा था जैसे पहले से ही इंतजार कर रहा हो। उसने अभी भी वही परिचित काला सूट पहन रखा था, हाथ में खून जैसे लाल वाइन का ग्लास था। आन्या, वो मुस्कुराया। उसकी आवाज गहरी और खुरदरी थी। वाकई एक बहादुर लड़की। मैं बच्ची नहीं हूं और मैं अब बेवकूफ भी नहीं हूं। वो अंदर चली, उसकी आंखें चाकू की तरह थीं। तो तुम वापस क्यों आई हो? खत्म करने के लिए। मैं अब और नहीं भागूंगी, लेकिन अगर मुझे मरना है तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। मिस्टर शर्मा ने भौहें चढ़ाईं, तिरस्कार से हंसा। तुम्हारे हाथ में क्या है? आन्या ने एक यूएसबी निकाली, एकमात्र चीज जो उसने नष्ट किए गए दस्तावेजों के ढेर में से बचाई थी। उसमें मिस्टर शर्मा की एक रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वो कानूनी शादी के नाम पर लड़कियों को बेचने के बारे में बात कर रहा था। तुम्हें लगता है कि ये सस्ता सबूत मुझे डरा सकता है? आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप यूएसबी को उसके कंप्यूटर में लगा दिया। वो कंप्यूटर जिसे वो किसी से भी बेहतर जानती थी। एक स्क्रीन दिखाई दी। लाइव डेटा ट्रांसफर हो रहा है। मिस्टर शर्मा उछलकर खड़ा हो गया। तुम क्या कर रही हो? पत्रकारों को भेज रही हूं, पुलिस को भेज रही हूं, हर उस जगह जहां भेज सकती हूं, आन्या ने कहा। उसका हाथ अभी भी माउस पर था। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम सच को नहीं मार सकते। वो उस पर झपटा, उसका गला घोंट दिया, दहाड़ा, चुप हो जा कमीनी। आन्या मुस्कुराने की कोशिश की, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं अब एक परछाई की तरह जीने की हिम्मत नहीं कर सकती। उसी समय आदित्य आलोक केंद्र से बारिश में भाग रहा था। उसके हाथ में फोन ने आखिरकार इतने व्यवधानों के बाद सिग्नल पकड़ लिया था। लोकेशन ट्रैकर उसे सीधे शर्मा विला तक ले आया। वो फोन पर चिल्लाया, आन्या, उससे दूर रहो, मैं आ रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बस हवा की सीटी और बारिश की झड़ी की आवाज थी। कमरे में आन्या मिस्टर शर्मा के हाथों से छूट गई। उसका सिर स्टडी टेबल से टकरा गया। वो चकरा गई, माथे से खून बहने लगा, लेकिन उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन से नहीं हटीं। डेटा अभी भी भेजा जा रहा था। 10%, 12%, 14%। मिस्टर शर्मा गुस्से में दराज से बंदूक निकाली। सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर निशाना साधा। मैं तुम्हें सब कुछ बर्बाद नहीं करने दूंगा। धड़ाम। दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया गया। आदित्य अंदर घुसा, पूरी तरह भीगा हुआ। उसका चेहरा कठोर हो गया जब उसने आनिया को जमीन पर गिरा हुआ देखा। उसे छोड़ दो। मिस्टर शर्मा मुड़ा, बंदूक अभी भी हाथ में थी। कचरा पत्रकार, अच्छा है, दोनों को एक साथ मार दूंगा। खट, एक गोली चली। कंप्यूटर स्क्रीन टूटकर बिखर गई, लेकिन डेटा 89% तक पहुंच चुका था। आन्या ने हिम्मत जुटाकर फिर से भेजने का बटन दबाया। मैं अब तुमसे नहीं डरती, उसने कहा। होठों के कोने से खून बह रहा था। मिस्टर शर्मा चिल्लाया, चुप हो जा। आदित्य उस पर कूद पड़ा। दोनों जमीन पर लड़ने लगे। बंदूक हॉर्न लान में दूर जा गिरी। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंजने लगा। भीगी खिड़की पर चमकती बत्तियां प्रतिबिंबित हो रही थीं। आन्या रो पड़ी, दर्द से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो जानती थी कि न्याय का क्षण आने वाला है। पुलिस के सायरन ने झारखंड की उस उदास बरसाती रात की खामोशी को चीर दिया। नीली लाल चमकती बत्तियां शर्मा विला के परिसर पर चमक रही थीं। सुरक्षा बल अंदर घुस आए, बंदूकें ताने हुए, पूरे घर को घेर लिया। मिस्टर शर्मा अपने स्टडी रूम के बीच में सन्न खड़ा था। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। उसकी बूढ़ी आंखों में अब खूनी गुस्सा नहीं था, बस एक खालीपन था। एक शक्तिशाली व्यक्ति की वो भावना जब उसे पता चलता है कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आदित्य ने आन्या को उठने में मदद की। वो कांप रही थी, माथे और होठों पर खून लगा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक तूफान के बाद बची हुई आग की तरह चमक थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया, एक युवा पुलिस अधिकारी ने उसे सिर हिलाकर कहा। तुम्हारे भेजे गए डेटा के कारण हमारे पास एक विशेष मामला खोलने का आधार था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मिस्टर शर्मा की ओर देखा, जो उस समय दरवाजे से बाहर ले जाया जा रहा था। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी आवाज अभी भी कमजोर रूप से गूंजी। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई हो?
आन्या ने बिना जवाब दिए मुंह फेर लिया। 3 दिन बाद पूरा शहर हिल गया। हर जगह के अखबारों ने एक साथ एक बुजुर्ग व्यवसायी द्वारा संचालित शादी की आड़ में मानव तस्करी के एक गिरोह के भंडाफोड़ की खबर छापी। प्रताप शर्मा, झारखंड के प्रसिद्ध 90 वर्षीय अरबपति का नाम आधिकारिक तौर पर पतन और धोखे का प्रतीक बन गया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक आलीशान बंगले में एकांत जीवन जीने वाले एक शांत बूढ़े आदमी के पीछे एक परिष्कृत महिला तस्करी गिरोह का संचालक होगा, जिसके तार सीमा पार आपराधिक संगठनों से भी जुड़े थे। सार्वजनिक की गई फाइल में सैकड़ों युवा महिलाओं के नाम थे जो अमीर लोगों से शादी करने के बाद गायब हो गई थीं। कई को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उनकी व्यक्तिगत जानकारी बदल दी गई थी और उन्हें साफ रिकॉर्ड वाले माल में बदल दिया गया था। लेकिन आन्या पहली थी जो वापस आई और पहली थी जो जीवित बची। अपने साथ एक ऐसे साम्राज्य को गिराने के लिए पर्याप्त सबूत लेकर आई। अस्पताल में आन्या एक सफेद कमरे में जागी। आदित्य बिस्तर के पास बैठा था। आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उसकी नजर में राहत छिपी नहीं थी। तुम अब सुरक्षित हो, उसने कहा। तुम भी ठीक हो ना? उसने वापस पूछा। उसकी आवाज खुरदरी थी। आदित्य ने सिर हिलाया। उसने उसका हाथ पकड़ा, गर्म और दृढ़। अब से मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। लेकिन जब आदित्य पानी लेने के लिए कमरे से बाहर गया तो आन्या ने चुपचाप अपना बैग खोला। उसने वो पुरानी डायरी निकाली जो उसे मिस्टर शर्मा के स्टडी रूम के फर्श के नीचे एक गुप्त डिब्बे में मिली थी। अंदर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी, बीमारी और मानसिक स्थिति के नोट्स थे। 12 मई वो फिर रोई, लेकिन इसलिए नहीं कि मैंने उसे मारा। वो मेरे सिर के अंदर की आवाज से डरती है, मैं भी उससे डरता हूं। 30 जुलाई मैंने उन्हें सुना। वे मुझसे एक और लाने के लिए कह रहे हैं। ये वाली खास है। आखिरी पन्ने पर एक टेढ़ी मेढ़ी पंक्ति लिखी थी, जैसे लिखने वाला खुद से लड़ रहा हो। मैं नहीं हूं, मैं बस नरक से आने वाली पुकारों की परछाई हूं। आन्या ने डायरी को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें भावनाओं से भर गईं। प्रताप शर्मा सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो उससे भी ज्यादा काली ताकतों की कठपुतली था। उसके पीछे खड़े लोग, असली मालिक जिन तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंची थी। और वो जानती थी कि इस बुरे सपने को सच में खत्म करने के लिए उसे अंधेरे में और भी गहराई तक खोदना होगा। जब आदित्य वापस आया तो उसने आन्या को खिड़की के पास गुमसुम बैठे देखा। ढलते सूरज की रोशनी उसके पीले लेकिन दृढ़ चेहरे पर पड़ रही थी। तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूं कि और कितनी लड़कियां हैं जिन्हें पत्नी कहा जाता है, लेकिन असल में वे पीड़ित हैं। आदित्य चुप हो गया। तुम क्या करोगी? आन्या मुड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। मैं पूरी कहानी बताऊंगी, हर विवरण। न केवल दुष्टों का पर्दाफाश करने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि मेरे जैसे लोगों को अब चुप न रहना पड़े। आन्या की कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सच के कुछ हिस्से अभी भी उजागर नहीं हुए थे, क्योंकि अंधेरे के कुछ कोने अभी भी रोशन नहीं हुए थे, और क्योंकि न्याय को कभी कभी नरक के अंत तक चलना पड़ता है ताकि वो अंकुरित हो सके। मिस्टर शर्मा की गिरफ्तारी के 1 हफ्ते बाद शहर में माहौल शांत लग रहा था, लेकिन आन्या जानती थी कि ये सिर्फ ऊपरी सतह है। उसे अपने ऊपर निगाहें महसूस होती थीं, अंधेरे में चुपचाप हिलती परछाइयां, जैसे कोई अभी भी हमला करने का मौका तलाश रहा हो। उसने शर्मा विला में वापस जाने का फैसला किया, जो अब जांच एजेंसी द्वारा सील कर दिया गया था। लेकिन राज्य पुलिस में काम करने वाले एक दूर के चाचा के माध्यम से उसे व्यक्तिगत सामान इकट्ठा करने के लिए एक बार अंदर जाने की अनुमति मिल गई। आदित्य ने उसे रोका। वहां ऐसा क्या है जिसके लिए तुम्हें वापस जाना पड़ रहा है? उसने चिंता से उसकी ओर देखा। क्योंकि मुझे कुछ ढूंढना है जिस पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। बंगला अब डरावनी हद तक शांत था। मोटे पर्दे धूल से ढके थे, कांच की खिड़कियों पर उंगलियों के निशान थे। लेकिन आन्या को बाहरी दिखावे की परवाह नहीं थी। वो सीधे उस बेसमेंट में गई जहां मिस्टर शर्मा ने उसे कभी पैर रखने से मना किया था। बेसमेंट का दरवाजा बंद नहीं था। नीचे से एक बर्फीली ठंडी हवा आई, जिसमें सीलन और पुराने कागज, जंग लगी धातु और खून की गंध थी। वो एक एक सीढ़ी नीचे उतरी।
हर कदम जैसे एक उलझी हुई याद में जा रहा हो। और वहां गलियारे के अंत में एक कमरा था जिसमें दर्जनों तिजोरियां थीं। हर तिजोरी पर एक अक्षर का निशान था। आन्या एम अक्षर वाली तिजोरी के पास गई। अपनी जैकेट के जेब से उसने वो चाबी निकाली जो उसने जाने से पहले मिस्टर शर्मा के बिस्तर के नीचे एक गुप्त डिब्बे से ली थी। जब तिजोरी खुली तो आन्या रुक गई। अंदर दर्जनों फाइलें थीं, लेकिन जिस चीज ने उसे कंपा दिया वो मोटे अक्षरों में छपी पंक्ति थी, वीआईपी सहायता सूची, उच्च अधिकारी। हर फाइल में तस्वीरें, व्यक्तिगत जानकारी और हस्तांतरित धन की राशि शामिल थी, लेकिन प्राप्तकर्ता मिस्टर शर्मा नहीं बल्कि जाने पहचाने नाम थे। एक संस्थान का निदेशक, एक बैंक का निदेशक, एक राजनेता जो अभी अभी एक नया कार्यकाल जीता था। आन्या कांपते हाथों से पीछे हटी। उसे एहसास हुआ कि मिस्टर शर्मा सिर्फ एक कठपुतली था और उसके पीछे एक भ्रष्ट शक्ति का नेटवर्क था जो उच्चतम स्तरों में गहराई तक घुसा हुआ था। उस शाम जब वो घर लौटी तो वो घंटों लैपटॉप के सामने बैठी रही। वो सब कुछ तुरंत सार्वजनिक करना चाहती थी, लेकिन फिर उसे एक अजीब ईमेल मिला जिसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, चुप रहो या गायब हो जाओ, जैसे तुम्हारी बहन ने किया था। आन्या सन्न रह गई। कोई भी रीना के बारे में नहीं जानता था। उसकी सौतेली बहन जो 3 साल पहले एक शक्तिशाली आदमी के साथ एक रहस्यमय डेट के बाद लापता हो गई थी। उसने फाइलों का ढेर फिर से खंगाला और फिर उसका दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो। रीना, फाइल रीना, एकमात्र लड़की जिसका सौदा सफल नहीं हुआ, भाग गई। अंतिम पता नेपाल। अंतिम बार D4 नजरबंदी शिविर में देखा गया। वो हांफने लगी। सब कुछ बदल गया। अगले दिन आन्या ने मानव तस्करी पीड़ितों की सहायता करने वाले एक गैर सरकारी संगठन से संपर्क किया। उनके माध्यम से वो एक खोजी पत्रकार से जुड़ी जिसने कभी थाईलैंड में इसी तरह के एक गिरोह का पर्दाफाश किया था। उस व्यक्ति का नाम ले वू था, एक 40 साल का आदमी जिसकी आवाज गहरी थी और आंखें चाकू की तरह तेज थीं। अगर तुम सच में उन लोगों का पर्दाफाश करना चाहती हो, वो ने कहा, तो तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। सच उन्हें नहीं डराता, लेकिन तुम्हारा जीवित रहना डरा सकता है। मुझे उन्हें डराने की जरूरत नहीं है, आन्या ने जवाब दिया। मुझे उन्हें रोशनी में लाने की जरूरत है। उस रात जब वो दक्षिण पूर्व एशिया के नक्शे के सामने बैठी थी, तो उसने झारखंड से काठमांडू तक एक लाल रेखा खींची। उसके दिल में अचानक एक बहुत ही अजीब एहसास हुआ। अब डर नहीं, बल्कि सब कुछ खत्म करने की इच्छा, न केवल अपने लिए बल्कि रीना के लिए, सैकड़ों अन्य लड़कियों के लिए, सच्चे न्याय के लिए। अंधेरे का दरवाजा खुल चुका था और आन्या एक बार फिर अंदर जाने के लिए तैयार थी। पुरानी बस सुबह 2 बजे सोनाली सीमा से रवाना हुई। अप्रैल के मध्य में नेपाल की उमस भरी गर्मी थी, लेकिन आन्या को अभी भी अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही थी। उसके बैग में सिर्फ कुछ पुराने कपड़े, एक फटी हुई डायरी और रीना की फाइल थी जो सावधानी से प्लास्टिक की थैली में लिपटी हुई थी। ले वो पूरे रास्ते उसके बगल में चुपचाप बैठा रहा। जब बस काठमांडू के एक पुराने बाजार में रुकी, तब उसने धीरे से कहा, D4 शिविर ग्रामीण इलाके में गहराई में है। यहां से 40 किलोमीटर दूर। नक्शे पर कोई नाम नहीं है। केवल इस धंधे के लोग ही जानते हैं कि ये मौजूद है। आन्या ने अपने बैग का पट्टा कसकर पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने एक मोटरसाइकिल किराए पर ली और शहर के पश्चिम की ओर जाने वाली लाल मिट्टी की सड़क पर चल पड़े। दोनों तरफ सूखे खेत थे, जर्जर अस्थायी घर, कोई साइन बोर्ड नहीं। बस एक छोटा पत्थर का खंभा था जिस पर काले रंग में D4 खुदा हुआ था। शिविर का प्रवेश द्वार घने जंगल के बीच एक दरार जैसा था, उदास, सीलन की गंध से भरा हुआ। वू ने मोटरसाइकिल रोकी, उसे एक रिकॉर्डर और एक बटन में छिपा माइक्रोफोन दिया। कोई जल्दबाजी मत करना, बस देखो और रिकॉर्ड करो। अगर तुम पकड़ी गई तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। आन्या ने सिर हिलाया, एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई। D4 शिविर कोई सामान्य जेल नहीं था। ये एक परित्यक्त कारखाना था जिसे मोटे तौर पर लोगों को रखने के लिए कमरों में बदल दिया गया था। बिना खिड़कियों वाली लोहे की कोठरियां,
मुख्य गेट के पीछे एक बड़ा आंगन था, जहां कुछ युवा महिलाएं पानी ढो रही थीं और फर्श साफ कर रही थीं। आन्या ने एक राहत संगठन के नाम पर एक स्वयंसेवक होने का नाटक किया। गेट पर खड़े आदमी ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में संदेह था, लेकिन एक ठंडे सिर हिलाने के बाद उसने ताला खोल दिया। वो अंदर चली गई। हवा घुटन भरी थी। बंद कमरों से धीमी बातचीत और दबी हुई कराहें गूंज रही थीं। पसीने और निराशा की गंध। उसने अपनी आंखें घुमाईं। एक नाम, एक चेहरा। रीना के बारे में कोई सुराग खोज रही थी। गलियारे के अंत में एक कमरा बंद था। लकड़ी का दरवाजा फटा हुआ था। नेम प्लेट धुंधली थी। कमरा 23। उसने अपना कान दरवाजे से सटाया। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने उसे कंपा दिया। तुम्हें वहां अंदर नहीं जाना है, ले वू की आवाज वॉकी टॉकी से फुसफुसाई। मैंने अभी अभी रिकॉर्ड्स की जांच की है। कमरा 23 वो जगह थी जहां खराब माल, विद्रोही या असफल रूप से भागने वाली लड़कियों को रखा जाता था। आन्या मुड़ी, लेकिन तभी उसने एक बहुत ही हल्की सिसकी सुनी। कोई सामान्य रोना नहीं, बल्कि किसी के बुलाने की आवाज। एक परिचित नाम, आन्या। वो सन रह गई। उसका दिल लगभग फट गया था। उसी रात आन्या चुपके से गार्ड से चुराई गई चाबी के साथ वापस लौटी। उसने कमरा 23 खोला। दरवाजा खोला। कब्जों से चरमराने की आवाज आई। अंदर अंधेरा था। एक कोने में एक सिकुड़ा हुआ शरीर था। बाल उलझे हुए, शरीर पर नीले काले निशान थे। आन्या ने कांपते हुए बुलाया, रीना। वो व्यक्ति ऊपर उठा। एक जोड़ी गहरी काली आंखें, थकी हुई और घबराई हुई। आन्या दीदी। उसकी आवाज खुरदरी थी, जैसे खून में सनी हो। आन्या दौड़कर अपनी बहन को गले लगा लिया। आंसू बेतहाशा बह निकले। तुम जिंदा हो, हे भगवान, तुम जिंदा हो। रीना रोई नहीं। उस लड़की के आंसू बहुत पहले ही सूख चुके थे। वे दीदी को मुझे ले जाने नहीं देंगे। तभी अलार्म बज उठा। किसी ने देख लिया था कि कमरे का दरवाजा खुला है। आन्या ने रीना का हाथ पकड़ा। भागो भागो। दोनों बहनें गलियारे में भागीं। पीछे से पीछा करने वाले कदमों और नेपाली और हिंदी में मिली जुली गालियों की आवाज आ रही थी। उनमें से एक ने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज गूंज उठी। आन्या ने रीना को एक परित्यक्त रसोई में खींच लिया। रसोई के नीचे एक निकास मार्ग था जो शिविर के पीछे की ओर जाता था। वही रास्ता जिसके बारे में ले वू ने पहले बताया था। जैसे ही दोनों जंगल के किनारे पहुंचे, एक मोटरसाइकिल तेजी से आई। ले वू, जिसके हाथ खून से सने थे, जल्दी गाड़ी पर बैठो। नेपाल के जंगल के अंधेरे में तीनों ने सीमा की ओर पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाई। पीछे D4 शिविर खामोशी में डूब गया। लेकिन आन्या जानती थी कि ये अंत नहीं था, बल्कि एक बड़े टकराव की शुरुआत थी। 3 घंटे तक भागने के बाद मोटरसाइकिल आखिरकार सीमा के पास एक लकड़ी के झोंपड़े में रुकी, जिसे ले वू ने नियंत्रण प्रणाली का अंधा स्थान कहा था। अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी। घना कोहरा पूरे जंगल पर छाया हुआ था। आन्या ने रीना को अपनी पीठ पर लाद रखा था, जो बेहोश थी। उस छोटी लड़की का पूरा शरीर पत्थर की तरह ठंडा था। वू ने आन्या को एक पानी की बोतल और एक तौलिया दिया। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जब सुबह होगी तो वे इस पूरे रास्ते पर लोगों को भेज देंगे। हमें अंतर्राष्ट्रीय पुलिस को बताना होगा। आन्या लगभग चिल्लाई, तुम्हें लगता है कि पुलिस एक 18 साल की लड़की पर विश्वास करेगी जो एक प्रसिद्ध अरबपति और एक सीमा पार मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर रही है? आन्या चुप हो गई। ये सच बहुत कड़वा था। भोर की धुंधली रोशनी में आन्या ने रीना की देखभाल की। थोड़ी बुखार की दवा, कुछ पट्टियां, पानी के छोटे घूंट। रीना बेहोशी में लगातार अजीब नाम ले रही थी। मां को बुला रही थी, फिर ऐसे चीख रही थी जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। वो दूर से देखता रहा, चुपचाप एक सिगरेट सुलगाता रहा। उसने ऐसी बहुत सी लड़कियों को देखा था। D4 के उस काले पिंजरे में शरीर और आत्मा दोनों से टूट चुकी। दोपहर में जब रीना जागी तो वो सिर्फ एक वाक्य फुसफुसा सकी, दीदी, एक आदमी है जिसे कोई नहीं जानता, वही सब कुछ नियंत्रित करता है। आन्या ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। कौन है वो? वो कभी सामने नहीं आता। लोग उसे मालिक कहते हैं।
मालिक, ये नाम सुनते ही ले वू के हाथ से सिगरेट गिर गई। वो झटके से मुड़ा। तुमने क्या कहा? रीना ने हांफते हुए कहा। मैंने उन्हें बात करते सुना। मालिक, उस लड़की से निपटेगा, वही पूरे सिस्टम के पीछे है। प्रताप भी सिर्फ एक मोहरा है। आन्या कुछ और समझ पाती उससे पहले ही दूर से गाड़ी का सायरन फिर से गूंजने लगा। ले वो तुरंत खड़ा हो गया। हम हमेशा के लिए नहीं छिप सकते। अब इस कहानी को दुनिया के सामने लाने का समय आ गया है। उस शाम लेवू, आन्या और रीना को एक खास व्यक्ति से मिलाने ले गया। आदित्य, एक पूर्व खोजी पत्रकार जो 4 साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह से टकराने के बाद लगभग अपनी जान गंवा चुका था। आदित्य झारखंड के एक छोटे से घर में छिपा हुआ रहता था, एक पुरानी घड़ी की मरम्मत की दुकान की आड़ में। जब वू ने D4 शिविर के बारे में पूरी जानकारी वाली फाइल और रिकॉर्डर मेज पर रखा तो आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस फोन उठाया, एक परिचित नंबर डायल किया। ये शुरू हो गया है। रेड प्लान 1 को सक्रिय करो, अंतर्राष्ट्रीय घोषणा के लिए तैयार रहो। 2 दिन बाद स्वतंत्र समाचार साइटों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर तस्वीरों, दस्तावेजों और आन्या के रिकॉर्डर से आवाजों की एक श्रृंखला दिखाई दी। दबी हुई मदद की गुहारें, शरीर पर कोड़े मारने की आवाज, बच्चों के रोने की आवाज और पिछले 2 सालों में भारत से गायब हुई युवा लड़कियों की सूची। जनता में हड़कंप मच गया। नेपाल सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया। झारखंड में एक तलाशी अभियान शुरू किया गया। आन्या के पास अब घर लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी। मिस्टर शर्मा का बंगला, जो कभी कानूनी तौर पर उसका था, अब सील कर दिया गया था। वो बिना किसी निशान के गायब हो गया था। लेकिन आन्या जानती थी कि उसे अब प्रताप से नहीं बल्कि मालिक से निपटना है, असली अंधेरे से। उस रात जब आदित्य और वो अगली योजना पर चर्चा कर रहे थे, आन्या बरामदे में बैठी थी। उसकी आंखें झील की तरह शांत थीं। रीना सो चुकी थी। समुद्र से आने वाली हवा ने उसे कंपा दिया। अचानक किसी ने दरवाजे की दरार से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा अंदर डाला। उसने उसे उठाया। सिर्फ एक पंक्ति कांपती हुई लिखावट में, अगर तुम जांच जारी रखती हो तो कीमत खून से चुकानी होगी, इस बार तुम्हारी बहन के। आन्या के हाथ कांप उठे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लड़ाई अभी शुरू हुई थी। धमकी भरा वो कागज टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में था, लेकिन हर शब्द आन्या के मन में चाकू की तरह चुभ रहा था। वो बहुत देर तक स्थिर बैठी रही। उसकी आंखें कठोर थीं, लेकिन उसके हाथ इतनी कसकर भींचे हुए थे जैसे वो उस कागज को कुचल देना चाहती हो। रीना पीछे के छोटे कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। उसके पीले चेहरे पर अभी भी चोट के निशान थे। आन्या जानती थी कि कागज भेजने वाले ने मजाक नहीं किया था। मालिक, ये नाम एक भूत की तरह था। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई सुराग नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन उसकी शक्ति आन्या की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। अगर उसे सामने लाने का कोई तरीका नहीं था तो उसे एक जाल बनाना होगा। अगली सुबह आन्या ने आदित्य और लेवू के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई। जब सब सोच रहे थे कि आन्या रीना की सुरक्षा के लिए पीछे हट जाएगी, तो वो खड़ी हुई। उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं खुद को चारे के रूप में पेश करूंगी, मालिक को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए। आदित्य ने दस्तावेजों के ढेर से ऊपर देखा। भौहें सिकोड़ी, तुम पागल हो गई हो। हम आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके हैं। अगर तुम अब सामने आती हो तो ये खुद को मौत के मुंह में डालने जैसा होगा। आन्या ने होंठ भींचे। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। लेकिन बिना चारे के शिकारी को कैसे फंसाया जा सकता है? वो तब तक सामने नहीं आएगा जब तक उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। मैं एक नाटक रचूंगी। लीवू चुपचाप बैठा रहा, फिर सिर हिलाया। मेरा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में एक संपर्क है। हम एक नकली कहानी बना सकते हैं। जीवित गवाह आन्या। मिस्टर शर्मा की कानूनी पत्नी अगले हफ्ते दानांग में होने वाले मानव तस्करी विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मालिक की असली पहचान का खुलासा करने की तैयारी में है। ये खबर उसे डराने और कार्रवाई करने के लिए काफी है। आदित्य ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। लेकिन मालिक कभी सीधे सामने नहीं आता, वो हत्यारे भेजेगा।
तो मैं पहले से तैयारी करूंगी, आन्या ने आगे कहा। उसे वही दूंगी जो वो चाहता है, मैं, लेकिन ठीक उस जगह पर जिसे हम पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। 3 दिन बाद पूरे गुमनाम मीडिया नेटवर्क और कुछ अंतर्राष्ट्रीय चैनलों ने एक साथ खबर दी। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े मानव तस्करी गिरोह का रहस्यमय गवाह शनिवार की रात एक वीडियो सबूत जारी करेगा। आन्या की एक धुंधली तस्वीर जिसमें केवल उसकी पीठ और बदली हुई आवाज दिखाई दे रही थी, ट्रेलर में दिखाई गई। मिस्टर शर्मा की डायरी से अंश, प्रताप के खिलाफ सबूत। पीड़ितों की सूची। सब कुछ बड़ी चतुराई से रचा गया था। एक सार्वजनिक राय का बम आधिकारिक तौर पर फोड़ दिया गया था। शुक्रवार की रात आदित्य अन्या को एक परित्यक्त घर में ले गया, जहां समूह ने नकली लाइव प्रसारण आयोजित करने का फैसला किया था। अंदर 360 कैमरे, थर्मल ट्रैकिंग सिस्टम और चारों ओर घात लगाए सहायक बल भी थे। आन्या ने एक सफेद पोशाक पहनी थी, उसके बाल खुले थे। वो एक लैपटॉप के सामने अकेली बैठी थी, जिससे हल्की रोशनी आ रही थी। पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो नाजुक और कमजोर लग रही थी। लेकिन आन्या की आंखें बिल्कुल नहीं कांपीं। वो जानती थी कि कोई भी सेकंड उसका आखिरी हो सकता है। रात 10:08 पर सेंसर स्क्रीन पर एक घुसपैठ का संकेत दिखाई दिया। लेवू अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, बंदूक निकाली। आदित्य ने इशारा किया, सभी अपनी जगह पर रहें। कैमरा नंबर 3 पर एक लंबा कोट और हुड पहने एक परछाई घर के पास आई। उसकी चाल इत्मीनान से थी, कोई जल्दी नहीं, जैसे वो अपने ही आंगन में टहल रहा हो। ये नहीं हो सकता, आदित्य बड़बड़ाया। किसी को भी इस जगह के बारे में नहीं पता होना चाहिए था। दरवाजा खुला, आन्या ने ऊपर देखा। आदमी वहां खड़ा था। पीछे से आने वाली रोशनी में उसके चेहरे को अंधेरे में ढक दिया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब होफक रंग की चमक थी। वो आन्या की ओर बढ़ा, हर कदम जैसे समय को खींच रहा हो। फिर एक शांत और धीमी आवाज में उसने कहा, तुम सबसे अच्छा चारा हो जो मैंने कभी देखा है। लेकिन अफसोस, ये जानवर इतनी आसानी से फंसता नहीं है। आन्या ने अपनी पोशाक में छिपे छोटे चाकू को कसकर पकड़ लिया। अंतिम टकराव आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। आदमी कमरे में दाखिल हुआ। हर कदम धीमा था, जैसे उसने सब कुछ अपने नियंत्रण में कर लिया हो। उसने अपना हुड नीचे किया। एक अजनबी, ठंडा, तेज चेहरा सामने आया, लेकिन बहुत आकर्षक नहीं, बल्कि इतना साधारण कि वो किसी भी भीड़ में खो सकता था। यही बात वास्तव में डरावनी थी। वो उस तरह का आदमी था जो कोई निशान नहीं छोड़ता। आन्या ने उसे घूर कर देखा। उसकी हर नस तन गई थी। उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। ये आदमी मालिक था। वो उसकी कल्पना जैसा नहीं था। बूढ़ा नहीं, स्पष्ट रूप से क्रूर नहीं, बल्कि एक बुद्धिजीवी व्यवसायी जैसा था। एक ऐसा रूप जो लोगों को आसानी से विश्वास करने और फिर निगल जाने पर मजबूर कर दे। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत थी, हालांकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपना सिर झुकाकर मुस्कुराया। मैं वो हूं जिसने तुम्हें खरीदने के लिए पैसे दिए, जिसने पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, तुम्हें उस बूढ़े प्रताप से शादी कराने का अनुबंध, जिसने सब कुछ नियंत्रित किया। मैं तुम्हारा असली पति हूं आन्या। आन्या कांप गई। मुझे ही क्यों? क्योंकि तुम सुंदर हो, होशियार हो और नियंत्रित करने में आसान हो। मैंने ऐसा सोचा था। वो करीब आया। उसकी आवाज एक जैसी थी। लेकिन अब नहीं। तुम एक अनिश्चितता बन गई हो। मुझे अनिश्चितता पसंद नहीं है। आन्या उठकर एक कदम पीछे हटी। तो आज तुम मुझे मारने आए हो? नहीं, मैं तुम्हारी चुप्पी खरीदने आया हूं। एक उपहार जो मुझे लगता है कि तुम लायक हो। पैसा, आजादी, विदेश में एक अपार्टमेंट, एक नई पहचान। बस तुम्हें गायब होना होगा। आन्या तिरस्कार से हंसी। मुझे नहीं चाहिए। दूसरी लड़कियों का क्या? रीना का क्या? मेरे पिता का क्या? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? उस आदमी का चेहरा काला पड़ गया। तुम, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है।
सिस्टम पर दूसरा घुसपैठ का संकेत दिखाई दिया। आदित्य वॉकी टॉकी पर चिल्लाया, और लोग हैं, घर को घेर रहे हैं, उसे भागने मत देना। बाहर से गाड़ियों की गड़गड़ाहट, तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी। उसने तुरंत अपने कोट में छिपी बंदूक निकाली, सीधे आनिया की ओर निशाना साधा। मुझे जिद्दी लड़कियों से नफरत है। एक जोरदार धमाका हुआ। आनिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो वहीं खड़ी रही। कोई खून नहीं, कोई दर्द नहीं। वो आदमी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसके पीछे रीना, जिसके आने की उसने उम्मीद नहीं की थी। छोटी लड़की कांप रही थी। हाथ में एक छोटी बंदूक थी। चेहरा सफेद था, लेकिन आंखें दृढ़ थीं। मैं तुम्हारे माल में से एक थी, उसने फुसफुसाया, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगी। जब विशेष बल अंदर घुसा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उस आदमी की पहचान त्रिनवंथान के रूप में हुई, जो हांगकांग में स्थित एक नकली निवेश कोष का अध्यक्ष था, जिसकी कई मुखौटा कंपनियां थीं। वही सीमा पार मानव तस्करी गिरोह का सरगना था, जो सैकड़ों युवा लड़कियों की मौत और गायब होने के पीछे था। नेटवर्क टूट गया। जो लोग कभी खुद को अजेय समझते थे, अब कटघरे में खड़े थे। आन्या एक राहत शिविर की खिड़की के पास अकेली बैठी थी। सुबह की धूप को पत्तियों से छनकर आते देख उसे अपना दिल अभी भी भारी महसूस हो रहा था। हालांकि वो जीत गई थी। वो जानती थी कि कुछ घाव कभी नहीं भरते, लेकिन कम से कम उसने अपनी मां, अपने पिता और खुद से किया वादा निभाया था। सीमा पार मानव तस्करी गिरोह के भंडाफोड़ के 1 साल बाद झारखंड में अब वे उदास बंगले नहीं थे, जो कोहरे में छिपे चाकुओं की तरह खड़े रहते थे। लोग अभी भी उस मामले को एक बुरे सपने से जागने की तरह याद करते थे, जहां बुराई ने व्यापारी का रूप धारण किया था, जहां एक पिता ने अपनी बेटी को बेचा था और एक लड़की ने सबसे गहरी खाई से उठने का रास्ता चुना था। आन्या अब न तो एक मजबूर दुल्हन थी और न ही पैसे की कठपुतली। वो अपनी कहानी खुद सुनाने वाली बन गई, शिकायत करने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी देने के लिए। हर हफ्ते आन्या मानव तस्करी पीड़ितों की सहायता के लिए केंद्र में युवा लड़कियों को आत्मरक्षा कौशल सिखाती थी। उसकी आवाज गहरी लेकिन स्थिर थी। उसकी आंखें, जो कभी डर से भरी थीं, अब जीने की एक तीव्र इच्छा से चमकती थीं। कुछ रातें आन्या अभी भी उस बंद दरवाजे वाले कमरे का, मालिक की बर्फीली आंखों का, गलियारे के पीछे दबी हुई सिसकियों का सपना देखती थी। लेकिन घबराहट में जागने के बजाय वो बस एक गहरी सांस लेती और खुद से कहती, मैं बच गई और अभी भी बहुत से लोगों को बचाने की जरूरत है। रीना, वो लड़की जो लगभग एक शिकार बन गई थी, अब आन्या की करीबी सहयोगी थी। उन्होंने मिलकर मानव तस्करी संगठन पर एक पूरी रिपोर्ट लिखी और उसे अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों को सौंप दिया। वे गुमनाम नाम, जिन्हें कभी माल समझा जाता था, अब उन्हें उनकी पहचान और न्याय वापस मिल गया था। एक दिन जब आन्या केंद्र में रिकॉर्ड्स की जांच कर रही थी, एक दुबला पतला आदमी गेट के बाहर दिखाई दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे एक पुरानी डायरी दी, जो एक फटे हुए प्लास्टिक बैग में लिपटी हुई थी। आन्या ने तुरंत पहचान लिया कि ये उसके पिता की डायरी है। अंदर घनी लिखावट थी, लेन देन, पीड़ितों की सूची, मानव तस्करी के मार्गों के नक्शे। यहां तक कि कुछ उन अधिकारियों की पहचान भी थी जिन्होंने कभी इस गुप्त संगठन को संरक्षण दिया था। हर अक्षर एक दर्दनाक चाकू की तरह था, लेकिन ये सच की ओर ले जाने वाली चाबी भी थी। उसके पिता मिस्टर तन भले ही अपराध में मरे, लेकिन कम से कम वो अंत तक एक गद्दार के रूप में नहीं मरे। उन्होंने सबसे कीमती चीज छोड़ी थी, सब कुछ पलटने का मौका। उस रात आन्या ने अपनी डायरी में लिखा, अगर किसी दिन तुम्हें अंधेरे में धकेल दिया जाए तो याद रखना कि रोशनी बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। एक छोटी सी लौ गर्म करने के लिए काफी है, रास्ता दिखाने के लिए काफी है, अगर तुम हार नहीं मानती। आन्या की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं थी, सिर्फ एक भागने की यात्रा नहीं थी, ये एक जागृति की घंटी थी। ये पैसे के धोखे, पीड़ितों के प्रति समाज की उदासीनता और उन लोगों की डरावनी चुप्पी के बारे में बताती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये पुष्टि करती है कि आप उन परिस्थितियों में पैदा हो सकते हैं जिन्हें आप नहीं चुन सकते।
लेकिन आपके पास हमेशा ये चुनने का अधिकार है कि आप आगे कैसे जिएंगे। आन्या मंच पर खड़ी थी। पीछे एक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, कोई भी माल नहीं है, किसी को भी चुप रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उसने नीचे के चेहरों को देखा, कुछ ने उसके जैसा अनुभव किया था। कुछ बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। कारण जो भी हो, उन सब में एक बात समान थी, उम्मीद। और वो आन्या उस उम्मीद का सबसे जीवंत प्रमाण थी। आप सब कहां से हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी हमेशा सुरक्षित और शांति से रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे कमेंट में लिखकर सबके साथ जरूर बांटें, ताकि हम सब उसे पढ़ सकें।